I guess we are live. So hello everybody, welcome to this CA इंटरमीडिएट का स्पेशल इनकम टैक्स का सेशन। एक बार जल्दी से मुझे बताओ, क्या मेरा ऑडियो वीडियो आप तक आ रहा है? क्या मेरे मुंह से निकली हुई आवाज तुम्हारे दिल को, तुम्हारे कान को, तुम्हारे दिमाग को हिट कर रही है कि नहीं कर रही? जल्दी से मुझे बताओ। गुड मॉर्निंग सर चिरायू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोल लो, गुड आफ्टरनून बोल लो, एवरीथिंग हैज टू बी गुड। ठीक है। जिया कोठारी, गुड आफ्टरनून सर। हाउ डज इट फील लाइक समटाइम्स कि नहीं, कभी भी कोई भी क्लास कैंसिल होती है सर, पहले इनकम टैक्स का सेशन आ जाता है। सनीश गुड आफ्टरनून, यशपाल गुड आफ्टरनून, एवरीबॉडी अ वेरी हार्ट फेल्ट गुड आफ्टरनून। कैसा लग रहा है आज के दिन में जीएसटी पढ़ने के बाद जस्ट आफ्टर दैट इनकम टैक्स पढ़ने का? युक्ति गुड आफ्टरनून। बताओ कैसा लग रहा है आज के दिन में, क्या मन कर रहा है? बिल्कुल एक्साइटमेंट आ रही है आज के दिन में इनकम टैक्स पढ़ने की। जब कभी भी कोई सेशन कैंसिल होता है, एवरी टाइम इनकम टैक्स वाले सर आपके सामने आ जाते हैं। एनर्जी लेवल हैज टू बी हाई, ठीक है, एनर्जी लेवल हैज टू बी हाई क्लास में, क्योंकि आप ऑनलाइन बैठे हुए हो। ठीक है, यू नीड सम मोटिवेशन। बगल में कोई बैठा है नहीं, ना आपको कोई दिख रहा है बैठे हुए, तो यू हैव टू बी मोटिवेटेड फ्रॉम विद इन। ठीक है, आपको अगर अंदर से मोटिवेटेड नहीं हो तो आपको क्लास में ना दिक्कतें आएंगी। आपको क्लास में लगेगा कि यार थोड़ी देर ब्रेक ले लेता हूँ, फिर रिवाइंड करके वापस 2x की स्पीड पे देख लूंगा मैं। ये ऐसी कॉमन धारणाएं होती हैं जब भी आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे होते हो। सो फॉर दैट ना यू हैव टू बी इंटरनली मोटिवेटेड, और उस इंटरनल मोटिवेशन का सबसे बड़ा सोर्स होता है एनर्जी। जिस टाइम पे आप क्लास देख रहे होते हो, जिस टाइम पे आप सुन रहे होते हो, जैसा फैकल्टी अपने दिमाग के थॉट प्रोसेस को आपके दिमाग में डाल पा रहा है ना, जिस टाइम पे डाल रहा है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो फॉर दैट मैटर आई रियली वांट योर एनर्जी टू बी हाई। सर जितना भी लॉ के टाइम पे आप एनर्जी रखते हो वो तो आपको रखनी ही रखनी है, एंड आपको इनकम टैक्स की भी एनर्जी आज की क्लास में ही डालनी है। परफेक्ट सर, परफेक्ट। एक बार ना सब कोई दिल से मेरे साथ जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, जो चैप्टर पहले कल पढ़ा हमने, अब तक हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया। नियरली 70% ऑफ द चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। कुछ 30% क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो हम बाद में करेंगे। जैसे-जैसे हम चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे, उसके साथ-साथ करते चलेंगे। लेकिन फॉर दैट मैटर अपने को ये रिवाइज करना पड़ेगा। स्क्रीन पॉज़ हो चुकी है, मुझे 1 सेकंड का टाइम देना, आई विल कंटिन्यू। ठीक है? ऑल सेट, ऑल सेट, ऑल सेट। एक बार जल्दी बताओ ना यार, मैं तुम्हारे लिए रुका रहता हूँ कि मुझे एनर्जेटिक रिप्लाईज़ मिले तो सही। मुझे एनर्जेटिक रिप्लाईज़ मिलें। ऑल सेट। सर सबसे पहले हमने चालू किया था टैक्सेस के बारे में। टैक्सेस क्या होते हैं सर? यूनिलैटरल पेमेंट हम जो गवर्नमेंट को कर रहे होते हैं बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद से। ऑल सेट, यस सर, बिल्कुल रेडी। सर आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सर सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार देता है कि टैक्सेस लगा सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट इनकम पे टैक्स लगा सकती है, एंड स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पे टैक्स लगा सकती है। क्या एग्रीकल्चर पे टैक्स? सर राइट आंसर इज वी डू नॉट हैव एनी टैक्स ऑन एग्रीकल्चर। फिर हमने बात की थी सर इनकम टैक्स और इनकम टैक्स एक्ट और इनकम टैक्स लॉ में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हमने जाना था कि कभी भी अगर हम लॉ पढ़ते हैं तो लॉ के अंदर एक्ट आ जाता है। एक्ट के साथ-साथ आपको रूल्स पढ़ने पड़ जाते हैं। रूल्स के साथ-साथ आपको फाइनेंस एक्ट भी पढ़ना पड़ जाता है, प्लस सर्कुलर्स, प्लस नोटिफिकेशंस, प्लस कोर्ट के जजमेंट्स। ये सब जब आप ऐड कर देते हो तो इनकम टैक्स लॉ बन जाता है। सर अगर फाइनेंस एक्ट की बात करूँ तो हमारे सिलेबस में 2 फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है। एक जो 1-2-2024 को आया फाइनेंस एक्ट नंबर 1। सेकंड सर जो 23/7/2024 को आया फाइनेंस एक्ट नंबर 2। उसके बाद से सर्कुलर्स, ये सब बेसिक चीजें थी। फिर बात जो हमने चालू किया था, हु इज पर्सन। इनकम टैक्स किसको पर्सन की तरह पहचानता है? एक नॉर्मल इंडिविजुअल लाइक यू, मी, युक्ति, जिया, ये सब इंडिविजुअल है, ये सब पर्सन कहलाते हैं। सेकंड चीज सर, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सर कुछ लोग एक फैमिली बना लेते हैं सर, वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहलाता है। थर्ड पर्सन सर, एक पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी सर, ये सब भी एक पर्सन इनकम टैक्स की नजर में होते हैं। उसके अलावा सर एक कंपनी, भले इंडियन कंपनी हो या फॉरेन कंपनी हो, डोमेस्टिक कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, सारे के सारे पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा सर कोई भी एसोसिएशन होता है पर्सन का, कोई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होता है सर, कोई लोकल अथॉरिटी होती है, कोई कोऑपरेटिव होती है, या फिर सर कोई भी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन होता है, ये सब पर्सन हो जाते हैं। उसके बाद एसएससी सर, एसएससी का मतलब क्या? एसएससी म्हणजे क्या? एसएससी मतलब एनी पर्सन लायबल टू पे टैक्स इज नथिंग बट एसएससी। उसके बाद सर असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। सर प्रीवियस ईयर वो साल जिस साल में आप इनकम अर्न करते हो, असेसमेंट ईयर वो साल जिस साल में आप उस पर टैक्स कर भर देते हो।
प्रीवियस ईयर के जस्ट बाद आता है असेसमेंट ईयर। ध्यान देना पड़ेगा सर, प्रीवियस ईयर के जस्ट बाद आता है असेसमेंट ईयर, लेकिन कुछ केसेस में प्रीवियस ईयर में ही असेसमेंट किया जा सकता है। सर कौन-कौन से 5 केसेस? सर कभी भी अगर कोई शिपिंग कंपनी, शिपिंग बिज़नेस, शिप इंडिया में आ रहा है और शिप इंडिया से बाहर जा रहा है, सर उस केस में जो भी शिप का इनकम होगी प्रीवियस ईयर में टैक्स लगा दिया जाएगा। कोई भी पर्सन इंडिया से बाहर जा रहा है विदाउट एन इंटेंशन ऑफ कमिंग बैक, जैसे मैरिज के लिए जा रहा है, सर उस केस में प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लगा दिया जाएगा। सर कोई भी अगर आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेटेड है और वो पर्पस फुलफिल हो गया, तो उस केस में प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लगा दिया जाएगा। चौथी चीज़ सर, कोई भी अगर आप पर्सन अगर कोई भी एसेट ट्रांसफर कर देता है टू डिफ्रॉड द रेवेन्यू अथॉरिटीज़, यानी इनकम टैक्स को डिफ्रॉड करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए अगर एसेट ट्रांसफर कर रहा है, प्रीवियस ईयर में टैक्स लगा देंगे। सर अगर कोई भी डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस है, उससे कोई इनकम है, तो उसपे प्रीवियस ईयर में टैक्स लगाया जा सकता है। सर रिटर्न ऑफ इनकम, सर साल भर की इनकम का, प्रीवियस ईयर में कमाई हुई इनकम का लेखा-जोखा सरकार को देना असेसमेंट ईयर में इज़ नथिंग बट रिटर्न ऑफ इनकम। इसके लिए फॉर्मेट्स प्रिस्क्राइब्ड है व्हिच इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय सीबीडीटी, जो हमारे सिलेबस में नहीं है। सर असेसमेंट क्या होता है? सर जैसे ही रिटर्न फाइल कर देते हो, सरकार आपकी इनकम को चेक करती है कि जो भी इनकम आपने कही वो सही है कि नहीं है। तो दैट इज़ नथिंग बट असेसमेंट, और असेसमेंट करता कौन है? असेसमेंट करता है असेसिंग ऑफिसर। फिर हमने फॉर्मेट की बात की थी। फिर हम आए थे जनरल टैक्स रेट्स में। दोस्त फोकस, फोकस। स्क्रीन पे भी फोकस, मेरे शब्दों पे फोकस। ध्यान से सर, टैक्स रेट्स आर इम्पोर्टेंट, टैक्स रेट्स याद होने चाहिए। सर कोई भी इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, सर 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं। 2.5 लाख से लेके 5 लाख 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। सीधे-सीधे ये बात हो गई। सेकंड चीज़ सर, अगर कोई सीनियर सिटीज़न है जिसकी एज 60 से ज़्यादा की है एंड वो रेसिडेंट पर्सन है, तो उस केस में क्या करेंगे सर, अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं। 3 लाख से लेके 5 लाख तक 5%, 5 लाख से लेके 10 लाख तक 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। उसके बाद सर अगर कोई सुपर सीनियर सिटीज़न है, सर ऐसा सुपर सीनियर सिटीज़न जिसकी एज 80 से ज़्यादा है एंड सर वो रेसिडेंट है, सर उस केस में 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। 5 लाख से लेके 10 लाख के लिए 20%, 10 लाख के ऊपर 30% टैक्स लगता है। सर इन सब के लिए सरचार्ज का क्या ब्रैकेट है? सर सरचार्ज बोलता है कि टैक्स के ऊपर हम टैक्स लगाएँगे। सर कितने ऊपर, किसके ऊपर कितना टैक्स लगाएँगे? सर कहते हैं अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक की है तो टैक्स पे कोई टैक्स नहीं होगा। अगर टोटल इनकम आपकी 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक के बीच में, तो जितना टैक्स आएगा उस पे 10% सरचार्ज लेंगे। सर अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ के बीच में, तो जितना टैक्स आएगा उसका सर 15% हम सरचार्ज ले लेंगे। सर टोटल इनकम अगर 2 करोड़ से ज़्यादा की है लेकिन 5 करोड़ तक की है, तो उस केस में क्या करते हैं? सर पहले बाइफरकेशन करते हैं। जितनी भी सर हमारी टोटल इनकम है ना, उसमें से अपनी जितनी भी स्पेशल रेट्स वाली इनकम है सर, उसपे मैक्सिमम सरचार्ज कितना पॉसिबल है? 15% ही पॉसिबल है। लेकिन सर जो अदर इनकम बन जाती है उसमें देखना पड़ता है, क्या अदर इनकम टोटल इनकम 2 करोड़ की अदर वाली, तो उसपे 15% सरचार्ज लग जाएगा टैक्स पे। अगर टोटल इनकम अदर्स वाली, जनरल वाली सर 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है, तो उसमें सरचार्ज 25% हो जाता है। और सर अदर इनकम अगर 5 करोड़ से ज़्यादा है, तो उस केस में सरचार्ज 37% हो जाता है। तुम लोग हो ना मेरे साथ? अरे बाबा लोग, तुम लोग हो ना मेरे साथ कि मैं अपने आप में बड़बड़ाया जा रहा हूँ? मेरे साथ आपको रिपीट करना है, रिपीट करना है, रिपीट करना है। ध्यान से सर। सर लोकल अथॉरिटी फर्म एलएलपी क्या टैक्स रेट है? फ्लैट 30% टैक्सेबल। ₹1 कमाएँगे 30% टैक्स भरेंगे। सर सरचार्ज अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा की है तो 12% सरचार्ज ले देंगे। 4% एजुकेशन सेस तो मैंडेटरी सभी केसेस में लगता ही लगता है। कंपनी, सर कंपनी के केस में पहले तो हमने पढ़ा था फॉरेन कंपनी 35% टैक्स भरती है। सर उसके अलावा डोमेस्टिक कंपनी कितना टैक्स भरती है? डोमेस्टिक कंपनी में देखना पड़ता है अपने को प्रीवियस ईयर 22-23 में अगर उसका टर्नओवर 400 करोड़ तक का है तो टैक्स रेट 25% हो जाती है, अदरवाइज़ 30% टैक्स रेट हो जाती है। सर एक फॉरेन कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर सरचार्ज क्या लगता है? सर डोमेस्टिक कंपनी में सरचार्ज कितना होता है? अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में है तो सरचार्ज 7%, अगर टोटल इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा है तो सरचार्ज 12%। यही अगर फॉरेन कंपनी की टोटल इनकम 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ के बीच में है तो सरचार्ज 2%, और अगर यही फॉरेन कंपनी की टोटल इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा की है तो सरचार्ज हो जाता है 5%। कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए हमने क्या पढ़ा है? सर अप टू 10,000 रुपीज़ 10% का टैक्स, 10,000 से लेके 20,000 20% का टैक्स, 20,000 से ऊपर सीधे 30% का टैक्स लगा देंगे। सर उसके ऊपर सरचार्ज हमने क्या पढ़ा हुआ है? अगर 1 करोड़ के ऊपर की इनकम है लेकिन 10 करोड़ तक की इनकम है, 7% सरचार्ज लगता है। सर यही अगर 10 करोड़ के ऊपर इनकम चली गई तो फिर 12% सरचार्ज लग जाता है। उसके बाद हमने चालू किया था मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ में हमने बोला था कि अगर सरचार्ज ब्रैकेट बढ़ने के कारण, थोड़ा-सा ब्रैकेट बढ़ने के कारण, थोड़ी-सी इनकम बढ़ने के कारण अगर आपका टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, तो उस केस में सरकार आपको मार्जिनल रिलीफ देती है। सर उसको स्टेप्स कैलकुलेट करने का कैसे था? पहले स्टेप में हम निकालते हैं सर जो टोटल इनकम दे रखी है उस इनकम पे टैक्स निकालो, जैसे सोचते हो वैसे निकालो। सेकंड स्टेप में उसके नियरेस्ट सरचार्ज ब्रैकेट पे सर आप टैक्स निकालोगे और सरचार्ज ऐड करोगे। सर उसमें ध्यान देना एजुकेशन सेस अपने को ऐड नहीं करना। फिर जितनी भी दोनों कंपेयर करोगे सर, जितनी ऊपर की इनकम है ना, सरचार्ज ब्रैकेट के ऊपर वाली जितनी भी इनकम है ना, वो सरेंडर कर दो और एजुकेशन सेस दे दो, ऐसे आपका टैक्स निकल आएगा। इसका एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को हम पहले ही क्लास में कर चुके हैं। फिर हमने बात किया था सर 87A की रिबेट के बारे में। सर अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख तक की है और 5 लाख की इनकम में
5 लाख तक की इनकम है, तो उसमें आपको सरकार रिबेट देती है। रिबेट कितनी? सर कहते हैं 100% ऑफ द टैक्सेस पेड जितना भी है ना वो, या फिर सर 12,500 व्हिचएवर इज़ लोअर की सरकार आपको रिबेट दे देगी। ध्यान देना सर, रिबेट आपको तभी मिलेगा ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पे। एजुकेशन सेस ऐड करने से पहले जो टैक्स आता है ना, उस पे रिबेट देती है। सेकंड थिंग 112A के जो एलटीसीजी रहता है ना, उस पे सरकार रिबेट नहीं देती है, और अगर 5 लाख से ₹1 भी ज़्यादा चली गई, तो उस केस में भी रिबेट आपको नहीं देती है। उसके बाद हम आए थे अगले टॉपिक पे, सर हम स्पेशल टैक्स रेट्स पे आए थे। स्पेशल टैक्स रेट में सबसे पहले हमने चालू किया था ये सर इनकम फ्रॉम विनिंग्स फ्रॉम क्रॉसवर्ड्स, पजल्स, कार्ड गेम्स। सर अगर हम सट्टेबाजी से कोई भी कमाते हैं इनकम, सीधे 30% इनकम टैक्सेबल हो जाती है। क्या कोई खर्चा उसमें मिलता है, डिडक्शन मिलता है खर्चे का? राइट आंसर इज कोई खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलता। क्या चैप्टर 6 का कोई डिडक्शन मिलता है? राइट आंसर इज कोई चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलता। सर अगर हम कोई ऑनलाइन गेमिंग में पैसे कमाते हैं, फॉर एग्जांपल एमपीएल, ड्रीम 11, पोकरबाजी, माई 11 सर्कल पे कोई भी पैसे कमाते हो, सर फ्लैट 30% टैक्सेबल हो जाता है, कोई खर्चा नहीं मिलता। उसके अलावा कोई भी चैप्टर 6 का डिडक्शन नहीं मिलता। उसके बाद हमने बात की थी सर, हमने बात की थी कैश क्रेडिट वाली इनकम। सर फॉर एग्जांपल अमित सर की बुक्स में किसी के नाम से क्रेडिट आया, अमित सर की बुक्स में किसी के नाम से कैश क्रेडिट आया, अगर अमित सर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहे, फ्लैट उसको इनकम ट्रीट कर लेंगे। सर अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, श्रेयांश सर के पास मुंबई में फ्लैट मिला, जो कि सही कहीं पे भी सर श्रेयांश सर प्रूफ नहीं कर सकते कहां से खरीदा है, सर वो अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट्स मान के आपके हाथ में टैक्स लगा दिया जाएगा। फिर रिद्धि मैडम के घर की अलमारी में भर भर के ज्वेलरी और कैश मिला, सर अनएक्सप्लेन्ड एसेट्स और अगर मनी मिल रहा है, तो उसको भी टैक्सेबल करवा देंगे। फिर कहते हैं अगर सार्थक सर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, सर अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट कम वैल्यू पे रिकॉर्डेड है, तो जितना भी कम वैल्यू पे रिकॉर्ड किया गया, उतने को सार्थक सर के हाथ में टैक्सेबल करवा देंगे। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, सर मेरी शादी का खर्चा जो मैंने 2.5 करोड़ का शादी का खर्चा किया, सर ऐसा खर्चा जिसका सोर्स मेरे पास है ही नहीं, सर वो मेरे हाथ में टैक्सेबल करवा देंगे। सर अगर कोई पर्सन हुंडी पे बोरो करता है या फिर हुंडी पे रीपेमेंट कर देता है, तो किसी ना किसी एक केस में उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा। सर टैक्स कितना लगाया जाता है? जितनी भी इनकम टैक्सेबल कराई जाती है, उस पे 60% टैक्स, 25% सरचार्ज, 4% एजुकेशन सेस, और जितना 78% के बराबर टैक्स आ जाता है ना, उस पे 10% की पेनल्टी भी लगाई जाती है। सर इसमें कोई खर्चा आपको अलाउ नहीं होता। सर कोई भी चैप्टर 6 का डायरेक्शन नहीं मिलता इस केस में। एंड सर लास्ट में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एप्लीकेशन एंड डाइवर्जन ऑफ इनकम। अगर इनकम मेरे को मिल रही है और मैंने सर बोला किसी को कि उसको कहीं पे यूज कर दो, तो उसको एप्लीकेशन बोला जाता है। सर दूसरा कांसेप्ट होता है डाइवर्जन ऑफ इनकम। सर मेरे को मिल रही है लेकिन कानूनी तौर पे मैं उस इनकम को किसी और को डाइवर्ट करना चाह रहा हूँ। जैसे सर पार्टनरशिप के केस में मैंने एग्जांपल लिया था। सर एप्लीकेशन ऑफ इनकम में पहले मेरे हाथ में टैक्सेबल करवाई जाती है और बाद में जिसको मैं दे रहा हूँ उसके हाथ में टैक्सेबल कराई जाती है। डाइवर्जन ऑफ इनकम में क्या होता है, सर मेरे हाथ में टैक्सेबल ही नहीं कराई जाएगी, डायरेक्टली सामने वाले के हाथ में टैक्सेबल करवा दी जाएगी। बताओ कितना याद आया कल के दिन का सेशन? कितना याद आया सर? 9 मिनट के अंदर हमने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया जो हमने पिछले 5 दिन में पढ़ा है। हाउ वाज़ द फील? हाउ वाज़ द फील? क्या रिलेट कर पा रहे थे एक-एक शब्द से? बताओ क्या रिलेट कर पा रहे थे एक-एक वर्ड से? क्या रिलेट कर पा रहे थे? बताओ जल्दी बताओ। हाउ इज़ द जोश? हाउ इज़ द फील? कैसा लगा रिकॉल करके सारी चीज़ें जस्ट इन 9 मिनट्स? पूरा याद आ गया सर 100%, 100%। मैं आपको एक एक छोटा-सा ग्लिम्प्स बताना चाह रहा हूँ, सुनना सोचा। जस्ट एग्ज़ाम्पल आप जस्ट इमेजिन आपका 1.5 दिन बचा हुआ है एग्ज़ाम में, आप लॉ का पेपर लिख के आए हो, आपको टैक्स लिखना है। जस्ट इमेजिन अगर 1.5 दिन में अगर आप इनकम टैक्स इसी स्पीड से कवर कर पाए, हू कैन स्टॉप यू फ्रॉम स्कोरिंग 80 प्लस और 90 प्लस? हू कैन स्टॉप यू? क्योंकि दिक्कत तो यही है ना सर, सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होता। सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होता है। तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए इतनी स्पीड से मैं अगर बोल पा रहा हूँ ना, बिलीव मी और नॉट, अगर आप प्रैक्टिस मेरे साथ कर रहे हो ना, थोड़े टाइम बाद आप भी बोल पाओगे। बिलीव मी और नॉट सर, आप बोल पाओ, क्योंकि मैं बोल पाता था। जब मैं इंटर पढ़ता था ना, मैं अपने सर के साथ रिपीट करता था ना, तो मैं बोल पा रहा था। आप भी बोल पा रहे हो। जो मेरे साथ बोलेगा ना, मैं बता रहा हूँ उसको अनड्यू एडवांटेज होगा। अनड्यू एडवांटेज मिलता है अगर साथ में आप रिपीट करना सीख जाते हो तो। गॉट इट सर, गॉटचा, कंप्लीटली गॉटचा। सर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर नेक्स्ट चैप्टर। अच्छा, क्वेश्चन आंसर्स की कुछ बात आ सकती है सर, क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के करवाए क्यों नहीं? देखो फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन और क्वेश्चन आंसर्स आपके क्वेश्चन बैंक में नियरली 34 क्वेश्चंस है। 34 क्वेश्चंस में सिर्फ 6 या 7 ऐसे क्वेश्चन हैं जो अब तक हमारे इन टॉपिक से सॉल्व हो सकते हैं, बाकी 28 क्वेश्चन आंसर्स हमारे सॉल्व नहीं हो सकते। उसके लिए अपने को बाकी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए होने चाहिए। अल्टरनेट टैक्स रेजिम्स पढ़ा हुआ होना चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम पढ़ी हुई होनी चाहिए, जो कि सर मैं आपको पीजीबीपी के बाद पढ़ाऊंगा और बेटर अंडरस्टैंडिंग बाद में पढ़ाऊंगा। तो इवन इफ अगर आप फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन आंसर नहीं कर देते, यू आर नॉट एट लॉस। बिलीव मी, यू आर नॉट एट लॉस। आज से जो चैप्टर करेंगे, इन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स हम साथ में निपटाते चलेंगे। गॉट इट सर, अपने को समझ में आ गया। परफेक्ट सी बात है सर। श्री गणेश करते हैं अगले चैप्टर का, रेसिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सर क्या जरूरत पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। एक एग्जांपल सुनो। हाउ मेनी ऑफ यू नो द नेम ऑफ दिस फेमस टैलेंटेड आर्टिस्ट?
हाउ मेनी ऑफ यू नो द नेम ऑफ दिस फेमस टैलेंटेड आर्टिस्ट? आर्टिस्ट नेम? टेलर स्विफ्ट दीदी. How many of you know this beautiful lady who sings beautifully? How many of you know this name? बताओ कितनों को पता है इनका नाम? किसने इन मोहतरमा का नाम सुना हुआ है? किसने इन मोहतरमा का नाम सुना हुआ है? सर सबने सुना हुआ है। भले गाने नहीं सुने तो क्या हुआ, लेकिन नाम तो सुना हुआ है ना टेलर स्विफ्ट का। चलो ठीक है, हो सकता है बॉयज लोगों को नाम नहीं सुना हुआ। अल्टरनेटिवली कहते हैं सर दूसरे का, इसका नाम किसने सुना हुआ है? ये नाम तो सुना ही होगा आप सभी ने। ये नाम तो सुना ही होगा। सर हुआ क्या, एक है अपनी टेलर स्विफ्ट दीदी और एक है क्रिस्टियानो रोनाल्डो भैया। ये लोग खेलते हैं अपने अपने गेम में। सर टेलर दीदी गाना गाती है, रोनाल्डो भैया अपने फुटबॉल खेलते हैं। मान लो टेलर दीदी का कॉन्सर्ट है। कॉन्सर्ट सर कहाँ कहाँ पे है? सर लंदन में कॉन्सर्ट हो रहा है टेलर दीदी का। सर यूएसए में कॉन्सर्ट हो रहा है। सर उसके अलावा फ्रांस में कॉन्सर्ट हो रहा है। उसके अलावा सर इंडिया में कॉन्सर्ट हो रहा है। 4 जगह पे टेलर दीदी का कॉन्सर्ट हो रहा है। सर सब जगह पे टिकट ना 10,000 रुपीज की टिकट है। सर 10,000 की टिकट है। सर 10,000 की टिकट है। सर 10,000 की टिकट है। एक बात बताओ मेरे को, क्या टेलर दीदी अगर लंदन में कॉन्सर्ट कर रही हैं, या यूएसए में कॉन्सर्ट कर रही हैं, या फ्रांस में कॉन्सर्ट कर रही हैं, या इंडिया में कॉन्सर्ट कर रही हैं, भारत सरकार से, या भारत सरकार ये बोलो हर जगह से कॉन्सर्ट के पैसे ले रही है ना। हर जगह पे कॉन्सर्ट के पैसे ले रही है, हर जगह कमाई कर रही है टेलर दीदी। टेलर दीदी हर जगह कमाई कर रही है। कमाई तो सब जगह से हो रही है। सर एक बात बताओ, भारत सरकार इस टेलर दीदी की इनकम को टैक्स लगाना चाहती है। बताओ इन 4 देशों में हो रहे कॉन्सर्ट में से कौन से देश में भारत सरकार टैक्स ले सकती है? बताओ कौन से देश से होने वाली कॉन्सर्ट की टिकट से भारत सरकार टैक्स ले सकती है? जनरल सेंस बताना ना मेरे को अपना। कुछ अब तक चैप्टर पढ़ा ही नहीं है। जनरल सेंस आपका क्या कह रहा है? कौन से देश में होने वाले रेवेन्यू से, कौन से देश में होने वाली कॉन्ट्रैक्ट सेल से? ऑफ कोर्स सी बात है सर, इंडिया। यस युक्ति परफेक्ट सनी सर, इंडिया से ही ले सकती है। या टेलर दीदी अगर लंदन में कॉन्सर्ट करती है तो उससे पैसे ले भी कैसे लोगे? हाउ कैन यू चार्ज इनकम अर्न्ड इन इंडिया? यस यस परफेक्ट यशपाल। यानी सर टेलर दीदी के लिए आपने बोला है, मैंने नहीं बोला। अभी मैंने नहीं बोला कि टेलर दीदी की आप इंडिया में होने वाली इनकम पे टैक्स लगा रहे हो। आपके कॉमन सेंस से मैंने बताया, आपके कॉमन सेंस से ही मैं निकाल रहा हूँ आपका सोल्यूशन। यानी टेलर दीदी जो भी इंडिया में कमाने वाली ना सर उस पर टैक्स लगाओगे। यानी क्या मैं डायरेक्टली ऐसा कह सकता हूँ क्या, टेलर दीदी जो भी लंदन में कमा रही है, यूएसए में कमा रही है, फ्रांस में कमा रही है, वो हमारे लिए इररेलेवेंट है? वो हमारे लिए इररेलेवेंट सा पॉइंट है। बड़ा सिंपल सा पॉइंट है। टेलर दीदी अगर कोई भी लंदन में पैसे कमा रही है, वो हमारे लिए इररिलेवेंट है ना भारत सरकार के लिए। ना यहाँ की रहने वाली, ना यहाँ पे कॉन्सर्ट कर रही है, ना यहाँ पे कमा रही है लंदन में। आई मीन लंदन के लिए हमारे साथ क्या लेना देना? कहीं पे भी कॉन्सर्ट करें, क्या इंडिया की रहने वाली है? नहीं, तो इंडिया में कमा रही तो कमाएंगे, कमाएंगे तो लेंगे टैक्स। सर यही फॉर एग्जाम्पल हमारे बीच में है एक दूसरे भैया। सर एक है दिलजीत दोसांझ, जिनका कॉन्सर्ट होता है सर दिल्ली मिनाटी। ये है दिलजीत दोसांझ, इनका हो रहा है कॉन्सर्ट दिल्ली मिनाटी। सर एक बात बताओ, दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट कहाँ पे हुआ? सर टोरंटो में हुआ। इनका कॉन्सर्ट हुआ सिएटल में। इनका कॉन्सर्ट हुआ सर न्यू दिल्ली में। इनका कॉन्सर्ट हुआ सर मुंबई में। इनका कॉन्सर्ट हुआ सर, सर मान लो चाइना में भी कॉन्सर्ट हो गया। 5 जगह पे इनका कॉन्सर्ट हुआ सर, और 2-3 जगह पे सर एलए में कर लिया इन्होंने कॉन्सर्ट, और सर न्यूयॉर्क में कर दिया, न्यूयॉर्क सिटी में। इन 7 जगह पे दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर भारत सरकार अगर चाहे, दिलजीत दोसांझ की कौन सी इनकम पे टैक्स लगा सकती है? कौन सी इनकम को इंडिया का रेवेन्यू मानेगी?
कौन-सी इनकम को इंडिया का रेवेन्यू मानेगी और कौन-सी इनकम पे टैक्स लगा सकती है? एक बात बताओ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। चिरायू सेठ सब जगह की इनकम पे टैक्स ले सकती है। यशपाल सेठ ऑल। और कोई और कोई और कोई और कोई और कौन-कौन सी भारत सरकार कौन-कौन सी इनकम पे टैक्स ले सकती है? सर सब पे ले सकती है। मैं पूछता हूँ क्यों सब पे ले सकती है? क्यों सब पे ले सकती है? आपका ही सवाल, आपका ही जवाब है। मैंने नहीं बोला अभी सब पे ले सकती है कि नहीं। आपका जवाब है सर, क्यों ले सकती है सब पे? मुझे बताओ क्यों ले सकती है सब पे? इंडियन रेसिडेंट है। ओह माय गॉड! सर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं अभी तक। मैंने अब तक कुछ भी नहीं बोला। मैंने सिर्फ 2 एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने रखे और उन 2 एग्ज़ाम्पल्स में से आपको ही निकालने के लिए बोला कि सर कौन-कौन सी इनकम पे टैक्स लगा सकते हैं। इंडिया तो आ रही है ना। सर इंडिया आ रही है, क्या बात है चिरई, वो बहुत आगे का कांसेप्ट बता दिया आपने। इंडिया आ रही है इनकम, परफेक्ट सी बात। या अगर मैं मोटा-मोटा अगर आपसे बात डिफरेंस पूछूँ, इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है। ओह! वो नाइस, वेल डन, बढ़िया जवाब है। एक बात बताओ मेरे को, सर मतलब फ़र्क क्या हुआ दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में और टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट में क्या डिफरेंस हुआ? दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में और टेलर स्विफ्ट के कॉन्सर्ट में हुआ। सर क्या मैं कह सकता हूँ क्या कि टेलर स्विफ्ट वैसे तो इंडिया के बाहर रहती है, लेकिन सिर्फ कॉन्सर्ट करने इंडिया में आ रही है। लेकिन दिलजीत तो रहता ही इंडिया में है, इंडिया के रिसोर्सेज़ यूज़ करता है, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सक इंडिया में कार चलाता है, इंडिया में पॉल्यूशन छोड़ता है, इंडिया में बहुत सारे खर्चे करता है। सर इंडिया में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, कहना इसे क्या इसलिए दिलजीत दोसांझ हमारा रेसिडेंट बन जाता है, इसलिए उसकी सारी वर्ल्ड की इनकम टैक्सेबल है। और सर टेलर स्विफ्ट इंडिया की रेसिडेंट नहीं है, इंडिया में रिसोर्सेज यूज़ नहीं करती है, इसलिए सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडियन इनकम पे टैक्स लगा रहे हैं। बताओ क्या ये लाइन समझ में आई जो मैंने बोला? क्या ये लाइन समझ में आई क्या? कि देयर हैज़ टू बी डिफरेंस बिटवीन टैक्सेशन ऑफ अ रेसिडेंट पर्सन एंड अ नॉन रेसिडेंट, देयर हैज़ टू बी अ डिफरेंस। आप जिस तरीके से रेसिडेंट के ऊपर टैक्स लगा सकते हो ना, उस तरीके से नॉन रेसिडेंट के ऊपर नहीं लगा सकते, क्योंकि नॉन रेसिडेंट है ही नहीं ना यहाँ का। जस्ट इमेजिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्ल्ड में हर जगह क्रिकेट फुटबॉल खेल रहा है, अगर इंडिया में आके सिर्फ 1 मैच खेलता है, तो क्या भारत सरकार उसके पूरे वर्ल्ड के सारे मैचेस पे टैक्स लगा सकती है क्या? इट इज़ नॉट लॉजिकल। बट सुनील छेत्री अगर वर्ल्ड के कहीं पे भी किसी भी प्लेस में जाके अगर फुटबॉल खेलता है, तो भारत सरकार उस पे टैक्स लगा सकती है, क्योंकि भारत सरकार के रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है सुनील छेत्री, क्योंकि वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, इंडिया का निवासी है। दैट इज़ व्हाई दिस टर्म इज़ इम्पोर्टेंट, रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस। सर कौन रेसिडेंट होगा और कौन नॉन रेसिडेंट होगा, ये इम्पोर्टेंट है। सर रेसिडेंशियल स्टेटस इज़ इम्पोर्टेंट। सर व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू क्लासिफाई बिटवीन पर्सन हू इज़ रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड पर्सन हू इज़ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सर क्या तीर मार लेंगे हम रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट को निकाल के? सर बिकॉज़ फॉर अ रेसिडेंट इनकम अक्रॉस द वर्ल्ड इज़ टैक्सेबल, दैट इज़ इंडियन इनकम। लिखना कुछ भी नहीं है, लिखना कुछ भी नहीं, सब बुक में लिखा हुआ है, सब बुक में लिखा हुआ है और ये सब लेमन भाषा समझा रहा हूँ, ताकि खून में आए आपके कि रेसिडेंशियल स्टेटस इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी डेप्थ में अपने को बहुत अच्छे से घुसना है। सर इंडियन इनकम प्लस फॉरेन इनकम जो भी है ना सर टैक्सेबल हो जाती है रेसिडेंट की। सर लेकिन नॉन रेसिडेंट के लिए क्या होता है? सर फॉर नॉन रेसिडेंट ओनली इंडियन इनकम इज़ टैक्सेबल, दैट इज़ अगर मैं इसी को कॉपी करता हूँ, सर इस फॉरेन इनकम को आप आटा लगा दो। एक नॉन रेसिडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडियन इनकम टैक्सेबल होती है इंडिया में। यानी भारत सरकार एक नॉन रेसिडेंट के हाथ में सिर्फ और सिर्फ उसकी इंडिया की रिलेटेड इनकम पे टैक्स लगा सकती है और सर एक फॉरेन पर्सन के हाथ में सर एक रेसिडेंट पर्सन के हाथ में उसकी जो भी इनकम है वर्ल्ड में कहीं पे भी कमा ले सर वो सारी की सारी इनकम इंडिया में टैक्स लगाई जा सकती है।
बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सर लेकिन मुद्दा ये है सर, मैं आपसे एक छोटा-सा सवाल पूछना चाहता हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। आपके लॉ के कांसेप्ट्स, आपके बेसिक कांसेप्ट्स को टेस्ट करना चाहता हूँ। सर एक होता है इंडियन सिटीज़न और एक होता है इंडियन नॉन सिटीज़न। एक होता है इंडियन सिटीज़न और एक होता है नॉन सिटीज़न। यू रिमेंबर सर मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज़ आर नॉट सिटीज़न ऑफ इंडिया, जैसे अक्षय कुमार इंडिया के सिटीज़न है ही नहीं सर, कैनेडियन सिटीज़न है। लेकिन अभी रिसेंट में उनको सिटीज़नशिप मिली। आलिया भट्ट सर इंडिया की रेसिडेंट नहीं है। ऐसे करते-करते बहुत सारे इंडिया के लोग हैं जो रेसिडेंट है ही नहीं, पर इंडिया के सिटीज़न नहीं है। तो सर देयर इज़ कांसेप्ट बिटवीन डिफरेंस, देयर इज़ डिफरेंस बिटवीन सिटीज़न ऑफ इंडिया एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इनकम टैक्स पर्पस। देयर इज़ अ डिफरेंस। सर हम यहाँ पे ना सिटीज़न को नहीं यूज़ कर सकते सर, सिटीज़नशिप को बेस नहीं बना सकते कभी भी एक रेजिडेंशियल स्टेटस निकालने के लिए। हम सिटीज़नशिप को बेस नहीं बना सकते कि सर अगर कोई सिटीज़न है इंडिया का तो उसकी सारी की सारी इनकम को टैक्सेबल करवा लो वर्ल्ड की। सर नहीं होते बहुत सारे लोग। ऋषि सुनक सर एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, या यूँ बोलो इंडियन सिटीज़न है, एक तरीके का कच्चा-पक्का इंडियन ऋषि सुनक। क्या ऋषि सुनक की इनकम को आप टैक्सेबल करवा सकते हो इंडिया में? करके दिखा दो, करवा के दिखा दो। कमला हैरिस सर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। क्या उसकी पूरे वर्ल्ड की इनकम को इंडिया टैक्स ले सकता है? सर नहीं ले सकता, लेके दिखा दो। सर इसलिए ना सिटीज़नशिप इज़ नॉट रिलेवेंट फॉर एग्ज़ामिनेशन, सिटीज़नशिप इज़ नॉट रिलेवेंट फॉर इनकम टैक्स पर्पस, क्योंकि सिटीज़नशिप लोग ले सकते हैं, लोग छोड़ सकते हैं। लेकिन सर रेसिडेंशियल स्टेटस अगर एक्ट डिफाइन कर रहा है कि कैसे पर्सन रेसिडेंट बनेगा और कैसे पर्सन नॉन रेसिडेंट बनेगा, सर इसमें लोगों की चॉइस नहीं होती है। चॉइस नहीं होती है, इसलिए सर रेसिडेंशियल स्टेटस इज़ इम्पोर्टेंट, इट इज़ डिफरेंट। और सर आपको समझना यही कि रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट कैसे निकाला जाता है। तो इनकम टैक्स प्रिस्क्राइब करता है कि सर रेसिडेंट कौन है और नॉन रेसिडेंट कौन है। इनकम टैक्स एक्ट प्रिस्क्राइब करता है कि सर रेसिडेंट कौन है और नॉन रेसिडेंट कौन है। सर ये बात की बात है कि कैसे रेसिडेंट बनेगा, कैसे नॉन रेसिडेंट बनेगा। लेकिन अपने खून से एक बात निकाल दो कि सर रेसिडेंट डज़ नॉट मीन सिटीज़न। रेसिडेंटशिप और सिटीज़नशिप दोनों अलग-अलग है। आप ये मत सोचना कि सर इंडिया का सिटीज़न है तो वो रेसिडेंट ही होगा, नो नॉट नेसेसरी। अगर इंडिया का नॉन सिटीज़न है, अगर इंडिया का सिटीज़न नहीं है तो वो नॉन रेसिडेंट होगा सर, ये बिल्कुल धारणा अपने मन से हटा दो। सर अ रेसिडेंट कैन बी अ नॉन सिटीज़न आल्सो, सिंपल सी बात है ये। रेसिडेंट जो सिटीज़नशिप है सर इंडिविजुअल्स के लिए होती है, लेकिन रेसिडेंशियल स्टेटस सर हम सबके लिए पढ़ेंगे, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, कंपनी, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन सबके लिए पढ़ते हैं। समझ में आया क्या ये? सर इस टॉपिक की गहराई अगर मैं आपको बताता हूँ, ये चैप्टर कैसे खत्म हो जाएगा, जहाँ आपने सर रेसिडेंट ऑफ इंडिया निकाल लिया, वहाँ रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट का भेद समझ लिया। फिर उसके अलावा एक इंडियन इनकम समझ गए क्या होती है, एक फॉरेन इनकम क्या होती है। सर जहाँ आप ये समझ गए आपका चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। 4 ही टॉपिक्स है इस चैप्टर में, 4 ही टॉपिक्स। सर हू इज़ रेसिडेंट, हू इज़ नॉन रेसिडेंट, व्हाट इज़ इंडियन इनकम, व्हाट इज़ फॉरेन इनकम। जहाँ हमने सर रेसिडेंट पहचान लिया, जहाँ हमने नॉन रेसिडेंट पहचान लिया, सर उसकी इंडियन इनकम पहचान ली, उसकी फॉरेन इनकम पहचान ली। सर जैसे ही हमने इनकम्स पहचान ली हमारा चैप्टर ही खत्म। क्या चैप्टर का प्रेमिस समझ में आया कि हम चैप्टर में करने क्या वाले हैं? क्या चैप्टर का बेस समझ में आया कि ये चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट है? कि किसी भी इंसान की इनकम पे टैक्स लगाने से पहले सर उसको ये तो पहचान लो कि उसकी कौन-कौन सी इनकम पे टैक्स लगने वाला है। और उसकी कौन-कौन सी इनकम पे टैक्स लगने वाला है, इसको पहचानने के लिए उसका रेजिडेंशियल स्टेटस इम्पोर्टेंट है। अगर रेजिडेंस है, तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगाएँगे। सर अगर नॉन रेजिडेंट है, तो सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स लगाएँगे। सर एक बार रेजिडेंशियल स्टेटस निकल आया, इनकम निकल आई, फिर तो टैक्स लगाओगे ना। यस सर, यस सर, परफेक्ट। सर एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट, पर्सन एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 6(1) सर सेक्शन 6(1) याद रखना पड़ेगा। यस सर, लर्न होना चाहिए। सेक्शन 6(1) के अंदर 2 कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड है। सेक्शन 6(1) प्रिस्क्राइब्स 2 कंडीशंस। Fulfilling any of them makes you
रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो लगता है कुछ पढ़ाया ही नहीं, आंखें बंद करके खोलो आधा घंटा हो जाता है क्लास में, पता ही नहीं चलता यार, आंखें बंद करके खोलो इतने में आधा घंटा हो जाता है। सर सेक्शन 6(1) दो कंडीशंस प्रेस्क्राइब करता है। उन दो कंडीशंस में से अगर आप एक भी कंडीशन को फुलफिल कर लेते हो ना, तो आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाते हो। सर क्या कंडीशन है, इधर देखो, जो मैंने आपको बताया ना, सेम वही चीज। रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिटरमाइंड, ठीक है, एक सेकंड के लिए रुकना, इस पे आएंगे। सर 1 मिनट के लिए रुकना, 1 मिनट के लिए रुकना, एक पॉइंट यहाँ बीच में रह गया, एक पॉइंट यहाँ पे रह गया, दो पॉइंट्स रह गए, सुनना। एक होता है सर रेसिडेंशियल स्टेटस, इस मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस होता है ना, वो डिफरेंट होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिफरेंट फॉर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के लिए अलग तरीके से निकालते हो आप, एचयूएफ के लिए अलग तरीके से निकालते हो सर, एओपी, बीओआई, एजेपी, इन सब के लिए अलग तरीके से निकालते हो, और सर कंपनी के लिए अलग से निकालते हो। सर ये चार अलग अलग एसएससीज के लिए अलग अलग तरीके से निकालते हो। सर बाकी सर कोऑपरेटिव का सर, कोऑपरेटिव को नॉर्मली ना आप इंडिया में कंपनी की तरह ट्रीट कर लोगे, फॉरेन कंपनी की तरह ट्रीट कर लोगे। अगर कोई फॉरेन में कोऑपरेटिव है तो उसको कंपनी की तरह ट्रीट कर लेते हैं हम इंडिया में। इंडिया में बॉडी कॉर्पोरेट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ चलता है। अगर फॉरेन की कोई बॉडी कॉर्पोरेट है उसको इंडिया में कंपनी मान लेते हैं। सर रेसिडेंशियल स्टेटस चारों के लिए अलग अलग निकाला जाता है। एंड सेकंड थिंग सर, एक बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है सर, रेसिडेंशियल स्टेटस ना हर प्रीवियस ईयर के लिए निकाला जाता है। इस डिटरमाइंड फॉर एवरी प्रीवियस ईयर यानी जिस साल में वो इनकम कमा रहा है उस साल में, हर साल आप चेक करोगे क्या वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है कि नहीं है। हर साल के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सर एक बार आप रेसिडेंट बन गए तो जीवन भर के लिए रेसिडेंट बन गए। सर हर साल आप इंडिया में आ सकते हो, इंडिया के बाहर जा सकते हो। सर कैसे चेक करना है सर, उसके लिए बोलता है सर सेक्शन 6(1) की दो बेसिक कंडीशंस दे रखी हैं सर, टू बेसिक कंडीशंस। सर इन दो बेसिक कंडीशंस के लिए, अगर इन दो बेसिक कंडीशंस में से कोई भी एक कंडीशन अगर आप फुलफिल कर लेते हो तो उस केस में आप रेसिडेंट बन जाओगे। सर ये कैसा तरीका, किसके लिए तरीका है सर, इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने का तरीका है। यानी मैं क्या बोल रहा हूँ सर, रेसिडेंशियल स्टेटस अगर आपको निकालना है इंडिविजुअल का, तो आप सेक्शन 6(1) को रेफर करो। सेक्शन 6(1) दो बेसिक कंडीशंस प्रिस्क्राइब करेगा। दो बेसिक कंडीशंस में से एक भी कंडीशन अगर आप फुलफिल कर लेते हो तो आप रेसिडेंट बन जाते हो। सर कौन सी दो बेसिक कंडीशन है सर, सबसे पहली बेसिक कंडीशन है आपकी, स्टे इन इंडिया फॉर 182 days और मोर इन प्रीवियस ईयर। अगर आप इंडिया में 182 दिन से ज्यादा रुके हुए हो तो आप रेसिडेंट हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन सर, स्टे इन इंडिया फॉर 60 days और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड स्टे इन इंडिया फॉर 365 days और मोर इन प्receding 4 प्रीवियस ईयर। यानी सर क्या बोलता है, जिस साल की आप इनकम टैक्स निकाल रहे हो सर, जिस साल की आप इनकम निकाल रहे हो उस प्रीवियस ईयर में, अगर उस प्रीवियस ईयर में पर्सन 182 डेज से ज्यादा रुका हुआ है, स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज या उससे ज्यादा रुका हुआ है, उसको हम रेसिडेंट मान लेंगे। सर कहता है लेकिन अगर किसी कारण से वो 182 डेज के लिए नहीं रुका हुआ है तो सर उसके लिए देखोगे क्या वो पिछले साल में, प्रीवियस ईयर में जिस साल में इनकम निकाल रहे हो उस साल में 60 डेज के लिए रहा है। अगर सर वो 60 डेज के लिए रहा है ना, तो आप चेक करो क्या जिस साल के लिए चेक करो उसके पिछले 4 सालों के लिए वो 365 डेज के लिए रुका हुआ है। अगर सेकंड कंडीशन में फुलफिल हो जाती है ना, तो हम उसको रेसिडेंट मान लेंगे। अगर सेकंड कंडीशन को भी फुलफिल कर लेता है तो हम उसको रेसिडेंट मान लेंगे। क्या ये पॉइंट समझ में आया? एक बार सर एक एग्जांपल लेते हो इसका। सर यानी सर यहाँ पे आप क्या चेक करोगे सर, प्रीवियस ईयर 24-25 में क्या वो कितने दिन रुका हुआ है, क्या वो 182 डेज के लिए रुका हुआ है क्या, 182 डेज या उससे ज्यादा के लिए। और यहाँ क्या चेक कर रहे हो सर, प्रीवियस ईयर 24-25 में
सर ग्रेटर देन 60 रुका हुआ है क्या? ग्रेटर देन इक्वल टू 60। एंड सर प्रीवियस ईयर 23-24, 22-23, 21-22 और 20-21, सर इन चारों को मिला के क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 365 डेज रुका हुआ है? अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल कर लेता है सामने वाला पर्सन, तो वो रेसिडेंट बन जाता है। ठीक है? कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज है इसमें, थोड़ी सी बारीकियां समझनी है आपने। तो सबसे पहले एक कॉम्प्लेक्सिटी क्या आती है? सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी आती है ये, सर अगर कोई पर्सन इंडिया में फ्लाइट से आ रहा है, शिप से आ रहा है, किसी भी तरीके से आ रहा है, इंडिया में फ्लाइट से आ रहा है, तो सर जिस दिन फ्लाइट से आ रहा है और जिस दिन फ्लाइट से जा रहा है, सर उसको इंडिया में काउंट करेंगे कि बाहर काउंट करेंगे? राइट आंसर है सर, जिस दिन वो इंडिया में आ रहा है उसको इंडिया में काउंट करोगे, और जिस दिन फ्लाइट से इंडिया से जा रहा है सर उस दिन को भी इंडिया में काउंट करने वाले हो। सवाल मेरा, जवाब आपका। सर मिस युक्ति, मिस युक्ति। स्टे, सॉरी, स्टडिंग इन यूएसए फॉर लास्ट 10 years did not visit India ever, but came in this year's Diwali on 1st October 1st October 2024 via Indigo Airlines and left India on 30th March 2025. Find residential status. निकालिए सर कितने दिन इंडिया में है वो, इस युक्ति कितने दिन इंडिया में है, इस युक्ति कितने दिन इंडिया में है। तो सेकंड कंडीशन तो पहले ही पिट गई, क्योंकि पिछले 4 सालों में तो कभी इंडिया आई ही नहीं युक्ति, तो फिर सेकंड कंडीशन तो पहले ही पिट गई अपनी, सेकंड कंडीशन तो पिट गई ना अपनी। सिर्फ क्योंकि पिछले 4 सालों में कभी आई ही नहीं, तो 365 डेज वाली कंडीशन कभी फुलफिल होगी ही नहीं अपनी। बची कौन सी सर? 182 डेज वाली कंडीशन। चेक करो कितने दिन रह रही है, चेक करो कितने दिन रह रही है मिस युक्ति। सर अक्टूबर के 31 डेज, नवंबर के 30 डेज रह गई, दिसंबर के 31 डेज रह गई, सर जैन के 31 डे रह गई। फेब कितने दिन का होता है? 28 डेज का होता है सर 25 में। सर कई बार ना आईसीआई लीप ईयर में भी 28 ही ले लेता है, तो आप परेशान मत हो ना, 28 ही लेने वाले हो हमेशा। फेब, फिर उसके अलावा मार्च में सर कितने डेज के लिए? 30 डेज के लिए है ना। मार्च में 30 डेज में इंडिया से वापस गई, 30 मार्च को चली गई इंडिया के बाहर, तो सर एक बार टोटल करो कितना जा रहा है। ओ माय गॉड मिस युक्ति, आप अगर एक दिन और रुक जाती तो आप रेसिडेंट बन जाती। मिस युक्ति, अगर आप एक दिन और रुक जाती तो रेसिडेंट बन जाती। 181, 181 चला, ये 182 आया, कुछ गड़बड़ कर रखी है। क्या ये रेसिडेंशियल स्टेटस समझ में आया कैसे निकालते हैं? सर एक सेकंड के लिए एक बार मैं बुक को चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन बैंक आपके पास आ गई है क्या? क्वेश्चन बैंक का सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ कुछ आपको मिला हुआ है क्या? कुछ मिला है क्या क्वेश्चन बैंक का? मुझे बताओ, क्योंकि जितने भी एग्जांपल्स मैं क्लास में ले रहा होता हूँ वो सब एग्जांपल्स क्वेश्चन बैंक में भी कवर्ड है। वापस या तो उसको कराता फिर या तो एग्जांपल्स के बदले क्वेश्चन बैंक सॉल्व करवा लूँ, वट एवर इज कन्वीनियंट फॉर यू ऑल। यस सर मिल गई है, परफेक्ट। तो एक बार क्वेश्चन बैंक पे आ जाओ, एक मिनट रुकना, ये क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? नहीं रुको, थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं उसकी बात करते हैं, थोड़ा और आगे पढ़ लेते हैं उसकी बात करते हैं। सर ये पॉइंट तक किसी को दिक्कत है क्या? ये पॉइंट तक किसी को दिक्कत है क्या? सर ध्यान देना दोस्त, मैं बता रहा हूँ जब मैं पढ़ता था मेरे से क्या गलती होती थी, मैं जब जब मैं खुद पढ़ता था ना, तब मेरे से क्या गलती होती थी। होता क्या था ना, जब कभी भी ये सेकंड कंडीशन में चेक करने पे आता था ना,
मैं प्रीवियस ईयर में कंफ्यूज हो जाता था। सर प्रीवियस ईयर यानी प्रीवियस ईयर 24-25 और सर प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर यानी प्रीवियस ईयर 23-24, 22-23, 21-22 सर यानी जिस साल में चेक करूँ उसके पिछले के 4 साल हैं ये कंफ्यूजन मत करना अपने अंदर, ये मेरे से गलती होती थी, आपसे नहीं हो। इसलिए सर मैं आपको पहले से सीरियसली करवा रहा हूँ ये पॉइंट, ठीक है? सर ये बात अपने को समझ में आ गई। रेसिडेंशियल स्टेटस अपने को समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। सर इसमें इतना आसान तो नहीं होगा ना यार, तुम सीए कर रहे हो, इतना आसान तो नहीं मिलने वाला तुमको। इसलिए सर सरकार कहती है सर एक बार आप रेसिडेंट बन गए ना, एक बार आप रेसिडेंट बन गए ना, वंस यू बिकम रेसिडेंट, तुम्हारा खून की जांच की जाएगी। सर पूछते हैं क्या? वंस यू बिकम रेसिडेंट देन चेक टू एडिशनल कंडीशंस, एडिशनल कंडीशंस। एक बार आप रेसिडेंट बन गए ना, तो आपकी और थोड़ी जांच की जाएगी कि आप सच्चे हिंदुस्तानी हो कि सच्चे हिंदुस्तानी नहीं हो। सर क्या बोलता है उसके लिए, सर क्या रेलेवेंस है समझेंगे। पहले टू एडिशनल कंडीशंस को समझो क्या कहता है। सर स्टे इन इंडिया फॉर 730 days और मोर इन 7 preceding previous years and stay in India for stay नहीं, resident of India for at least 2 previous year in last 10 preceding previous years। तो ज्यादा ही बम फेंक रहे हो आप हमारे ऊपर। कोई बात नहीं, बम नहीं है ये बम नहीं है। अभी तो जब आप पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये चैप्टर अगर एग्जाम में आ जाए तो दिल खुश हो जाएगा हमारा। सर यानी कह रहा है कि सर प्रीवियस ईयर के पहले के 7 साल यानी सर प्रीवियस ईयर 23-24, 22-23, 21-22, 20-21, 19-20, 18-19 या 17-18, सर इन 7 सालों में क्या वो पर्सन 730 दिन से ज्यादा रहा है इंडिया में? या फिर सर यही 7 साल के अलावा सर इन किसी 10 सालों में, पिछले 10 सालों में क्या वो किसी 2 साल के लिए रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहा है? क्या वो दो दो साल के लिए रेसिडेंट बना है? 17-18, 16-17, 15-16। सर ये दो एडिशनल कंडीशंस आपको चेक करनी पड़ेगी। यानी मैंने सिर्फ हायरार्की क्या बताई आपको, हायरार्की क्या बताई था, ध्यान से। सर पहले आप रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए दो कंडीशंस देखोगे सेक्शन 6(1) की। सर कौन कौन सी दो कंडीशन? सर क्या उसका स्टे इन इंडिया है फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, क्या प्रीवियस ईयर में 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रुका हुआ है? सर या तो ये देखोगे या तो सेकंड कंडीशन देखोगे क्या कहता है, सर स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। सेकंड कंडीशन में और पूछता है सर, सेकंड कंडीशन में अगर 60 डेज से ज्यादा रुका हुआ है तो पिछले 4 सालों में, प्रीवियस ईयर के पिछले 4 सालों में क्या वो 365 डेज से ज्यादा रुका हुआ है? अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है ना, पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाए। सर जैसे ही वो रेसिडेंट बना ना, आप टू एडिशनल कंडीशंस को, ये जो दो एडिशनल कंडीशन दे रखी है ना, दो एडिशनल कंडीशन, इसको चेक करने वाले हो। सर अगर ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है, दोनों कंडीशंस फुलफिल, तो उसको हम क्या बुलाते हैं? सच्चा हिंदुस्तानी यानी रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो प्यार से ना मैं ROR बुलाऊंगा आगे चल के, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को भूल मिस कर देता है, सर मान लो 730 डेज से ज्यादा रुका है लेकिन 2 साल के लिए रेसिडेंट नहीं है, सर किसी भी कारण से अगर वो दो में से कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल नहीं करता या दोनों को ही नहीं फुलफिल कर देता, तो उस केस में क्या हो जाता है सर, उसको बोलेंगे हम रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सर वो वासी तो है इंडिया का, रेसिडेंट तो है, लेकिन सर कभी कभी आता है, कच्चा पक्का हिंदुस्तानी है, इसलिए सर इसको हमने अलग कर दिया, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। इसको मैं प्यार से बोलूंगा RNOR।
तो क्यों भेदभाव किया? तो हम इनकम का क्लासिफिकेशन समझेंगे ना कि रेसिडेंट के लिए कौन-कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, नॉन रेसिडेंट के लिए कौन-कौन सी होती है। रेसिडेंट के लिए सर रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए कौन-कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए कौन-कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। सर हम ज़्यादा भेदभाव तब समझ लेंगे। अभी ये बात समझो कि सर रेसिडेंट के लिए अलग इनकम टैक्सेबल होती है, रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी के लिए अलग होती है और सर नॉन रेसिडेंट के लिए अलग-अलग इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। इतना बस आप समझो आप। सर कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको तरीका बता दिया। ये मैंने आपको जड़ी-बूटी बता दिया कैसे आपको इसको याद करना है, कैसे आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना है। सर अब एक पल के लिए सबको अपना-अपना रेजिडेंशियल स्टेटस मुझे बताओ कैसा-कैसा हो रहा है? सर इन तीनों में या तो नॉन रेजिडेंट या तो रेजिडेंट, ऑर्डिनरी रेजिडेंट या तो रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आप क्या हो? कैसे निकाला आपने? किस बेसिस पे निकाला? एक बार मैं 1 मिनट रुका हुआ हूँ। आप 1 मिनट आराम से आप भी टाइम लो। मुझे लेकिन बताना कि सर क्योंकि प्रीवियस ईयर में 182 डेज़ से ज़्यादा रुका हुआ हूँ तो मैं रेज़िडेंट हो गया। सर पिछले 10 साल में कभी बाहर ही नहीं गया तो 730 वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा हूँ और सर 2 साल के लिए रेज़िडेंट तो हो ही जाऊँगा क्योंकि सर ऊपर वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है 10 साल में भी। सर इसलिए रेज़िडेंट बन रहा हूँ। एक बार आप अपना रेज़िडेंशियल स्टेटस बताओ, फिर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँगा। एग्ज़ाम्पल से ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। सर रेज़िडेंट, ऑर्डिनरी रेज़िडेंट, रेज़िडेंट के साथ ना हमेशा ऑर्डिनरी रेज़िडेंट ज़रूर लगाना या नॉट ऑर्डिनरी रेज़िडेंट ज़रूर लगाना। एटलीस्ट फॉर सी इंटरमीडिएट लेवल आपको लगाना पड़ेगा। सर आरओआर, 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 परफेक्ट आरओआर। आरओआर टर्म से ना थोड़ा-सा आपको अवगत होना चाहिए क्योंकि आरओआर ज़्यादा यूज़ करना है आपको। तनीश, आरओआर, यशपाल, आरओआर, युक्ति, जिया किधर गए? आई थिंक आज जिया नहीं आई है क्या कोई? एक जना मिसिंग है आई गेस। सभी बढ़िया परफेक्ट है, सभी रेज़िडेंट, ऑर्डिनरी रेज़िडेंट है। यानी तुम कहीं पे भी कोई भी पैसा कमाओगे सब इंडिया में टैक्स सरकार माँगेगी। सरकार बोलेगी टैक्स दो, टैक्स दो, टैक्स दो चिल्लाएगी। सर एक एग्ज़ाम्पल पे आ जाओ, हमारे क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके पास ना अगर क्वेश्चन बैंक नहीं है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। जिसके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं, मैंने पीडीएफ इसका डाला हुआ है ड्राइव पे, आप उसको भी एक्सेस कर सकते हो। नहीं तो ना क्लास में जितना बोल रहा हूँ ना, मेरे शब्दों पे बस ध्यान दे दो, आपको लिखने की वैसे भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सुनना, ब्रेट ली एक ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, नाम सुना होगा सबने ब्रेट ली का, नहीं सुना होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, बोल दिया ना ऑस्ट्रेलिया का है, बस। सर इंडिया में 100 दिन के लिए आते हैं हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर में 100 डेज़ के लिए आते हैं। ही हैज़ बीन इन प्रैक्टिस फॉर पिछले 10 पास्ट 10 फाइनेंशियल ईयर, पिछले 10 साल में हर साल 100-100 दिन के लिए आते हैं। व्हाट वुड बी रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर असेसमेंट ईयर 25-26? असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? सर इधर आओ, वापस अपनी बुक में देखते हैं। ब्रेटली का एग्जांपल। सर ब्रेटली के एग्जांपल में सर फर्स्ट कंडीशन कौन सी होती है? सर ग्रेटर देन और इक्वल टू 182 डेज स्टे इन इंडिया। सर प्रीवियस ईयर 24-25 में वो कितने दिन के लिए आया है? सर 100 डेज के लिए आया हुआ है ना, तो क्या ये कंडीशन फुलफिल होती है? राइट आंसर इज नॉट फुलफिल्ड। ऐसे नहीं लिखना, थोड़ा सॉल्व करना भी बताता हूँ मैं आपको। रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर ब्रेटली प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। कंडीशंस एज पर सेक्शन 6(1) स्टे इन इंडिया, ऐसा लिखना है आपको हर क्वेश्चन में, फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, और स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड स्टे इन इंडिया फॉर 365 days or more in last 4 previous year। सर पहली कंडीशन सर स्टे इन इंडिया प्रीवियस ईयर में कितने दिन का है? सर 100 दिन का स्टे है ना, स्टेज लिख दो यहाँ पे, स्टे लिख दो यहाँ पे, स्टे। सर 100 दिन का स्टे है ना, बोला हर साल में 100 दिन के लिए आता है, यानी सर क्या ये कंडीशन फुलफिल होती है? नहीं सर, नहीं फुलफिल होती, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती। सर यहाँ पे सर स्टे इन इंडिया 60 डेज से ज्यादा का है क्या? सर क्योंकि 100 दिन के लिए रहा है तो सेकंड सेकंड कंडीशन का फर्स्ट पार्ट तो फुलफिल हो जा रहा है। यस सर, पहला पार्ट फुलफिल हो जा रहा है। सर क्या पिछले 4 सालों में क्या वो 365 डेज़ के लिए रुका है? एक पल के लिए सोचो, क्या प्रीवियस ईयर 23-24 में वो 100 डेज़ रुका हुआ है? हाँ सर, रुका हुआ है। 22-23 में, प्रीवियस ईयर 22-23 में सर 100 डेज़ यहाँ पे भी रुका हुआ है। 21-22 में भी 100 डेज़ रुका हुआ है और प्रीवियस ईयर 20-21 में भी 100 डेज़ रुका हुआ है।
सर 100 डेज रुका हुआ है, यानी सर मैं क्या कह सकता हूँ लास्ट 4 प्रीवियस ईयर में 400 डेज के लिए रुका हुआ है, यानी सर क्या मैं कह सकता हूँ क्या कि स्टे इन इंडिया फॉर 365 डेज और मोर इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर को ब्रेटली फुलफिल कर रहा है? सर फॉर दैट मैटर अगर मैं इसको 400 लिखता हूँ और इसको ये टिक मार देता हूँ, यानी क्या मैं कह सकता हूँ कि सर ये रेसिडेंट बन जाएगा? ब्रेटली विल बिकम रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बोलो ना हाँ। क्या मैं कह सकता हूँ सर ब्रेटली सेकंड कंडीशन फुलफिल होने के कारण रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन गया? बोलो ना हाँ। यस सर। सर अब रेसिडेंट तो बन गया, सर आगे का भी स्टेप्स देख लेते हैं। सर आगे वाला सर एडिशनल कंडीशन 6 की सेक्शन 6 बोलता है, सेक्शन 6 की एडिशनल कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है सर? पहली कंडीशन स्टे इन इंडिया फॉर 730 डेज और मोर इन प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर्स एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर एटलीस्ट 2 प्रीवियस ईयर्स, 2 प्रीवियस इन लास्ट 10 प्रीवियस ईयर्स। लास्ट 10 प्रीवियस ईयर म्हणजे सर प्रीवियस ईयर 24-25 के पहले के 4 साल, पहले के 10 साल। और सर यहाँ पे भी ला प्रीवियस 7 प्रीवियस ईयर्स यानी प्रीवियस ईयर 24-25 के पहले के 7 साल में 730 डेज देखना है। सर सेकंड कंडीशन वाली एडिशनल कंडीशन में आओ। तो 730 डेज क्या रह रहा है ब्रेटली? डब्बा बना के कर रहे हैं, डब्बा बना के। सर प्रीवियस ईयर 23-24 से पहले सर 7 ईयर्स के लिए, सर 7 ईयर्स के लिए हर साल 100 डेज के लिए रहा है, यानी क्या मैं कह सकता हूँ 730 डेज ही रहा है वो। 730 डेज नहीं रहा सर, 700 डेज ही रहा है वो। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? बड़ी सिंपल सी बात है कि हर साल 100 दिन के लिए रहा, तो प्रीवियस ईयर के पहले के 7 सालों में 700 डेज के लिए रहा है। यानी सर नंबर ऑफ डेज अगर मैं 700 यहाँ लिख रहा हूँ, तो सर ये कंडीशन पिट जाती है अपनी, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती अपनी। सर क्या सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है? सेकंड कंडीशन फुलफिल हो रही है? सर रेलेवेंट नहीं होता। रेलेवेंट नहीं है सर सेकंड कंडीशन फुलफिल होना नहीं होना। बिकॉज़ सर एक बार कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा ना। रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन गया। कोई भी कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो तो सेकंड कंडीशन आपको देखनी नहीं है। लेकिन फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस एक बार मुझे बताओ क्या रेसिडेंट नॉट ये सेकंड कंडीशन फुलफिल होगी? सर एक बार इधर ध्यान से देखना। मेरे 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 पास मेरे साथ ध्यान से देखना सर। प्रीवियस ईयर 24-25 का तो नहीं देखना अपने को सर, प्रीवियस ईयर 24-25 के पहले का देखना है। पहले के 10 साल में प्रीवियस ईयर 23-24 का देखते हैं। प्रीवियस ईयर 23-24 का रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना पड़ेगा सर। प्रीवियस ईयर 23-24 में क्या वो 365 180 डेज रहा है? सर नहीं रहा। क्या प्रीवियस ईयर 23-24 में 60 डेज रहा है? यस सर 60 डेज रहा है। सर क्या प्रीवियस ईयर 23-24 के पिछले के 4 सालों में 365 डेज से ज़्यादा रहा है? राइट आंसर है सर रहा है। यानी प्रीवियस ईयर 23-24 के लिए सर रेसिडेंट है वो। सर कौन-सा रेसिडेंट है? रेलेवेंट नहीं है सर, बस रेसिडेंट होना चाहिए, बस इतना कहता है। सर प्रीवियस ईयर 22-23 सर प्रीवियस ईयर 22-23 में क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर 22-23 में कितने दिन के लिए रहा है सर? 100 डेज के लिए रहा है। यानी सर जो फर्स्ट कंडीशन रहती है 182 डेज वाली, ये सर पिट गई, इसमें नहीं फुलफिल होगा। सर सेकंड कंडीशन क्या होती है? 60 डेज एंड 365 डेज। सर 360 डेज फुल रह रहा है, फुलफिल कर रहा है और पिछले 4 सालों में 365 डेज भी रहा है, यानी सर इस साल में भी रेसिडेंट बन गया ये। यानी सर पिछले 2 साल के लिए, पिछले 10 साल में 2 साल के लिए रेसिडेंट तो बना है वो, तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है अपनी। समझ में आ रहा है ना कर क्या रहा हूँ मैं? ये हवा में बस स्क्रिबल करे जा रहा हूँ मैं। सर यानी ब्रिटली क्या बनेगा सर? रेसिडेंट तो बनेगा, बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। ये पूरा रफ वर्क है, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं। सिंस satisfies second basic condition, he is a resident of India, but since he does not satisfy the
since he does not satisfy both additional conditions. He shall be resident but not ordinary resident. एक बार पहला पार्ट हमारा भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन का। तो रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है 25-26 के लिए, 100 दिन के लिए रुका हुआ है, और पिछले 7 साल में 700 दिन के लिए रुका हुआ है। तो जो इसने ज्ञान दे रखा आप इसको फॉलो नहीं करने वाले, सिर्फ सिंपली कहता है पिछले 7 साल में 730 दिन के लिए कम है, इसलिए ही इज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर असेसमेंट ईयर। सिंपल से इतना फंडा कह के चल रहा है। सर इस मेथड को आप फॉलो नहीं करोगे, जैसा मैंने आपको बताया वैसे सॉल्व आपको करके चलना है, जिस फॉर्मेट मैंने आपको बताया उस फॉर्मेट में आपको सॉल्व करना है। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, वुड योर आंसर चेंज अगर फैक्ट सेम रहते टू मिस्टर श्रीनाथ एंड इंडियन सिटीजन हु रिसाइड्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड सर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के लिए खेलता है। सर फॉर एग्जांपल एक इंडिया का सिटीजन है, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके रह रहा है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के लिए खेल रहा है, सर इंडिया में आ रहा है हर साल में 100 दिन के लिए, क्या हमारा आंसर बदलेगा? सर सिटीजनशिप से थोड़ी लेना देना होता है अपने को सिटीजनशिप से थोड़ी कुछ लेना देना होता है। वो जाए तेल लेने, सिटीजनशिप जाए तेल लेने के लिए, अपने को बस ये देखना होता है क्या वो इंडिया में कितने दिन के लिए रह रहा है। सर अगर श्रीनाथ हो या फिर ब्रेटली हो या टेलर स्विफ्ट हो या रोनाल्डो, अपने कोई लेना देना नहीं, इंडिया में जितने दिन रहेगा उस हिसाब से हम रेसिडेंशियल स्टेटस निकालेंगे। सर इंडिया में 100 दिन के लिए आ रहा है तो सर फर्स्ट कंडीशन नहीं फुलफिल होने वाली, सेकंड कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, एडिशनल कंडीशन में सर आपकी रेसिडेंट वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी लेकिन स्टे वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, इसलिए मिस्टर श्रीनाथ भी नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएंगे। सेम आंसर, परफेक्ट। नो, आवर आंसर विल नॉट चेंज। देखो इधर क्या कह रहा है, इन दी इफ दी अबव फैक्ट्स फॉर मिस्टर श्रीनाथ इंडियन सिटीजन है, विजिट के लिए आ रहा है, तो उसको ही वुड बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव एक्सक्लूडिंग। अच्छा इसको और पढ़ना पड़ेगा यार अपने को, इसको और थोड़ा सा डिटेल करना पड़ेगा, इसके लिए इस पॉइंट के लिए थोड़ा रुकना पड़ेगा अपने को। इस पॉइंट के लिए भी अपने को रुकना पड़ेगा सेकंड आंसर के लिए, ठीक है। अभी फॉर द टाइमिंग आप मानो कि आंसर चेंज नहीं हो रहा, फॉर द टाइमिंग आप मानो आंसर चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, इसमें टिक नहीं मार रहा। लेकिन कोई और क्वेश्चन हम कर सकते हैं क्या? एक बार क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ, उसके बाकी पार्ट्स को ना भी हम लोग को थोड़ा स्टे देना पड़ेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट अभी पूरे नहीं पढ़े हैं अभी तक हमने। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, मिस्टर बी अ कैनेडियन सिटीजन कम्स टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन प्रीवियस ईयर 21-22 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 21-22, 22-23, 23-24, 24-25, 5 साल के बारे में बात कर रहा है वो। 5 साल में सर 55 डेज के लिए पहले साल में, फिर 60 डेज के लिए, 90 डेज के लिए, 150 डेज के लिए और 70 डेज के लिए सर रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है। क्या फर्स्ट कंडीशन 182 डेज वाली फुलफिल होगी? सर हमको कह रहा है कि प्रीवियस ईयर 24-25 में कितने दिन रुका हुआ है? सर 70 डेज के लिए रुका हुआ है, 70 डेज के लिए। अगर नहीं दिख रहा हो थोड़ा सा जूम कर दे, 70 डेज के लिए रुका हुआ है। यानी सर अगर प्रीवियस ईयर 24-25 की बात करूं, अगर मैं फर्स्ट कंडीशन फुलफिल बात करूं 182 डेज वाली, सर ये तो फुलफिल नहीं हो रही। सेकंड कंडीशन कौन सी होती है? सर 60 डेज और 365 डेज वाली। क्या 60 डेज फुलफिल हो रही है? यस सर ये वाली फुलफिल हो रही है। क्या 365 डेज वाली फुलफिल हो रही है? इसके लिए अपने को देखना पड़ेगा ये जो 55, 60, 90 और 50 इन चारों का टोटल करेंगे तो क्या होगा, एक बार टोटल करो। सर कितना हो रहा है? 255 डेज हो रहा है, 255 डेज। सर ये वाली कंडीशन पिट जा रही है, यानी सर ना फर्स्ट फुलफिल हो रही है ना सेकंड फुलफिल हो रही है। इस केस में क्या बन जाएगा सर, ये नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। क्या इस पॉइंट में कोई संशय है? 355 डेज एग्जैक्टली, 355 डेज है तो भी कंडीशन पिट जा रही है। मैंने 50 ले लिया वहां पे, 355 डेज है वो। 255 मैंने लिख दिया था, इट हैज टू बी 355। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया कि इस केस में भी नॉन रेसिडेंट हो जाएगा? लेट मी सी, और कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, अभी हम इतना ही कर सकते हैं।
ठीक है? क्या ये पॉइंट आपको समझ में आएगा कैसे रेसिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं? एक बार वापस मेरे साथ मेरी तरफ देख के बोलते चलो ना मेरे साथ। सर अगर कोई भी पर्सन स्टे इन इंडिया करता है फॉर सॉरी कंडीशन फुलफिल करता है सेक्शन 6(1) की कोई भी एक बेसिक कंडीशन को फुलफिल कर लेता है, वो रेसिडेंट बन जाता है। सबसे पहली कंडीशन क्या है? सर स्टे इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। या फिर सर ये नहीं तो दूसरी 60 डेज से ज्यादा और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल कर लेगा सर, 180 डेज या 60 365, इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल करेगा, रेसिडेंट बन जाएगा। सर अगर एक बार रेसिडेंट बन गया, अगर रेसिडेंट बन गया तो सर क्या करेंगे? हम चेक करेंगे क्या वो रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। उसके लिए सर क्या करते हैं? सर दो एडिशनल कंडीशन चेक करते हैं सेक्शन 6(6) की। सर कौन कौन सी दो एडिशनल कंडीशन है? सबसे पहली एडिशनल कंडीशन आती है सर, क्या उसका स्टे इन इंडिया है फॉर 730 डेज और मोर इन प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर। एंड सेकंड एडिशनल कंडीशन क्या होती है? सर क्या वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इन 2 इयर्स इन लास्ट 10 प्रीवियस ईयर, यानी प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर में क्या वो 2 साल के लिए रेजिडेंट है? सर रेजिडेंट की निकालने के लिए आपको सेक्शन 6(1) रेफर करना है, सेक्शन 6(6) वापस रेफर नहीं करना। क्या ये पॉइंट समझ में आ गया? यानी सर अगर मैं आपको थोड़ा-सा और सिम्प्लीफाई करके लिखवाना चाहूँ, सर क्या मैं और लिखवाना चाहूँ सर सेक्शन 6(1) सर इतना फोर्स क्यों कर रहे हो? फोर्स क्यों कर रहे हो? बार-बार रिपीट क्यों कर रहे हो इतना? सुनो तो सही। सर 2 कंडीशंस होती हैं, 182 डेज और मोर और 60 से 65 डेज और मोर। उसके बाद क्या आता है? सर 730 इन 7 प्रीवियस ईयर, उसके अलावा 2 ईयर आउट ऑफ 10 ईयर, ये कंडीशंस रहती हैं। सर एक प्रोविज़न है अपने पास, एक प्रोविज़न है जो कहता है ना सर 3 केसेस में, इन 3 केसेस यू डोंट हैव टू चेक। सेकंड कंडीशन, ओनली फर्स्ट कंडीशन इज इनफ। मैंने क्या बोला? सर आम तौर पे तो आप दोनों कंडीशंस को फुलफिल करोगे, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन को फुलफिल करोगे, आप प्रेसिडेंट बन जाओगे। लेकिन सर 3 ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे ना आपको सेकंड कंडीशन देखनी नहीं है। जहाँ वो 3 कंडीशन दिखे, आँखों के सामने पट्टी लेके आ जानी है और सिर्फ फर्स्ट कंडीशन देखना है। अगर वो 180 डेज़ रुका हुआ है तो रेसिडेंट बन जाएगा, अगर नहीं रुका तो नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। अगर रेसिडेंट बना तो आप एडिशनल कंडीशंस पे जाओगे, अदरवाइज़ जाओगे ही नहीं आप। 3 कंडीशंस कौन-कौन सी हैं? सर सबसे पहली कंडीशन, पर्सन लीविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। सर अगर कोई भी इंसान फॉर एग्जांपल चिरायु की जॉब लग गई, चिरायु की जॉब लगी, नहीं चिरायु का एग्जांपल नहीं लेते, सनीश की जॉब लग गई। फॉर एग्जांपल सनीश की जॉब लगी गूगल में। गूगल में उसका पैकेज कितना है सर? $125,000। हाँ, 1.5 1.25 लाख नहीं बोलते, $125,000 बोलते हैं। व्हिच इज़ इक्विवेलेंट टू नथिंग बट सर 1 करोड़ 2 लाख रुपए का उसका पैकेज है। 1 करोड़ 2 लाख रुपए का पैकेज है। 1 करोड़ 2 लाख भी नहीं, ज़्यादा ही होगा। 1 करोड़ 5 लाख का पैकेज है सनीश का। सनीश जी को ऑफर लेटर आया कि गूगल में आपको जॉइन करना है। सर कब से? गूगल में आपको जॉइन करना है 5 अक्टूबर 2025 से। परिस्थिति की विडंबना देखो, सनीश जी आज तक कभी अपने शहर से बाहर नहीं निकले। सर निकालने के बाद बोल दिया गया कि सीधे यूएसए आओ जॉइन करने के लिए। मुझे बताओ सर रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है, कैसे निकालोगे इसमें से? नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया निकालो, मेरे को बताओ। नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया। सर 5 तारीख को जॉइनिंग है, सर 5 तारीख को ही निकल रहा है सनीश। इतना ढीला इंसान है कि देखो 5 तारीख को ही निकला। लेफ्ट इंडिया ऑन 5th अक्टूबर। सर बताओ रेसिडेंशियल स्टेटस, क्या सनीश रेसिडेंट है इंडिया का कि नहीं है? क्या सनीश रेसिडेंट है या इंडिया का नहीं है? बताओ। सर अप्रैल में पूरे 30 दिन इंडिया में रुका है वो, कहीं जाता ही नहीं शहर के बाहर। मई में 31 डेज रुका हुआ है। जून में 30 डेज,
जुलाई में 31 डेज, अगस्त में 31 डेज, सितंबर में 30 डेज, अक्टूबर में सर 5 दिन रुका कि 4 दिन रुका? मैंने बोला जिस दिन इंडिया छोड़ के जाएगा सर, जिस दिन इंडिया से फ्लाइट में बैठेगा उस दिन सर इंडिया का माना जाएगा, यानी 5 दिन, यानी सर कितने दिन हो गए? 30 डेज प्लस 31 डेज प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 5 सर, यानी 188 डेज इंडिया में रुका हुआ है सर। पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। और सर एडिशनल कंडीशंस चेक करने बैठेंगे हम, एडिशनल कंडीशंस तो बाय डिफॉल्ट होंगी ही ना होगी, क्योंकि कभी बाहर गया ही नहीं है वो, तो 730 डेज भी स्टे फुलफिल हो जाएगा, प्लस रेसिडेंट भी हो जाएगा 2 साल के लिए, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा सर। लेकिन चलो इस क्वेश्चन को मैंने बदला, मैंने बोला गूगल ने बुलाया 5 सितंबर को आओ, अब बताओ 5 सितंबर को बुलाया, कहा 5 सितंबर को आओ, तनीश ने बोला आना, तो बुलाया है तो जाना पड़ेगा सर। अब अगर बुलाया तो क्या करोगे? अब बताओ, रेसिडेंट की नॉन, अब बताओ। लेट्स सी योर पॉम प्रेजेंस ऑफ माइंड। सर कुछ नहीं बदलेगा इसमें, अक्टूबर को हटा दो, सितंबर को हटा दो, सितंबर के सिर्फ 5 दिन रुका। रेसिडेंट, सनीश सेड रेसिडेंट, ओके चलो सनीश ने बोल दिया रेसिडेंट है, ठीक है। सब बोल रहे हो रेसिडेंट है, सब बोल रहे हो रेसिडेंट है। सर कितने दिन रुका? कितने दिन रुका सर? 158। कितने दिन रुका? 158। जितने लोग मुझे बोलो रेसिडेंट, मुझे बताओ क्यों तुमको लगा रेसिडेंट है? क्यों तुमको लगता है रेसिडेंट है सनीश? 158 डेज के लिए रुक रहा है। तो इधर देखो, you don't have to check the second condition, only check the first condition. Person leaving employment outside India, अगर सनीश इंडिया के बाहर जा रहा है तो आपको सेकंड कंडीशन देखनी नहीं है। यू डोंट हैव टू चेक द सेकंड कंडीशन। अगर फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो रेसिडेंट है, नहीं फुलफिल कर रहा नॉन रेसिडेंट है। कितने दिन रह रहा है यहाँ पे? 158 डेज के लिए रह रहा है, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहा है। अपने को सेकंड कंडीशन नहीं देखनी, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा सनीश, तो इस केस में क्या बन जाएगा? सनीश विल बिकम नॉन रेसिडेंट। क्या ये पॉइंट समझ में आया? वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट। से बहुत मौके मिलेंगे जहां पे मैं तो पूरा कोशिश करूंगा कि आप गलत जवाब दो, मैं तो पूरा कोशिश करूंगा आप गलत जवाब दो, क्योंकि जितने आपके गलत जवाब होंगे उतना मुझे पढ़ाने में मजा आएगा। यू हैव टू करेक्ट मी एवरी टाइम कि सर नहीं, आप गलत, हम जवाब गलत कैसे देंगे, हम तो सही देके दिखाएंगे आप। चैलेंज लो, बढ़िया। और सवाल सुनो। ओके, 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 परफेक्ट, समझ में आ गया ना? इस पॉइंट में किसी को दिक्कत है कि सनीश नॉन रेसिडेंट बन जाएगा अगर 5 सितंबर को निकलता है तो? सर सेकंड कंडीशन कौन सी है? मतलब सिर्फ 6(1) की फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है? यस। इन 3 केसेस में ना सिर्फ एक ही कंडीशन चेक करनी है, फर्स्ट कंडीशन। बाकी सारे केसेस में दोनों चेक करोगे, लेकिन ये जो 3 केसेस बता रहा हूँ ना, इसमें आपको सिर्फ फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है। सिर्फ इन 3 केसेस में सिर्फ फर्स्ट कंडीशन चेक करनी है, अदरवाइज आपको सेकंड नहीं चेक करनी इन 3 केसेस में। सेकंड कंडीशन सर क्या? जो क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप होता है ना, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, उसके लिए आपको सेकंड कंडीशन नहीं चेक करनी। तो होता क्या, बहुत सारे यहाँ से शिप्स जा रही होती है इंडिया से। इंडिया से यूएस सामान भेजना है, इंडिया से जापान सामान भेजना है, इंडिया साउथ अफ्रीका सामान भेजना है, इंडिया से यूरोप सामान भेजना है। सर इनमें शिप्स में लोग जाते हैं ना, ऑफ कोर्स ही बात है सर, शिप में सामान चढ़ाने के लिए, उतारने के लिए लोग लगते हैं। तो जो भी इंडियन शिप के लोग होंगे सर, उनको रेसिडेंट मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आधा टाइम तो रहते ही नहीं इंडिया में, शिप पे रहते हैं वो। आधा टाइम तो इंडिया में रहते ही नहीं है सर, यूरोप में आधा टाइम रह रहे हैं,
तो यूरोप का खाना खा रहे हैं, यूरोप में पैसे कमा रहे हैं। सर इंडिया में रह रहे हैं, तो इंडिया में कमा रहे हैं। सर इनको कैसे मानेंगे? सर इनके लिए बोलता है जो क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप है ना, इनके लिए सरकार बोलती है कि आप ना जो 2 कंडीशंस थी ना 182 डेज़ और 365 डेज़, इसमें सेकंड कंडीशन को नहीं देखने वाले, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन आप चेक कर लोगे, मान लिया जाएगा आप रेज़िडेंट हो। अगर नहीं हो पा रहे तो नॉन रेज़िडेंट बन जाओगे आप। इसमें एक बात और सुनना, सर इसी पॉइंट के लिए सिर्फ एकमात्र इसी पॉइंट के लिए क्या एक छोटा एक्सेप्शन है सरकार ने डाला हुआ है। नॉर्मली मैंने क्या बोला, जिस दिन अगर फ्लाइट इंडिया में आ रही है, तो जिस दिन इंडिया में आ रही है उस दिन आप रेज़िडेंट मानोगे। जिस दिन इंडिया से जा रही है फ्लाइट उस दिन आप इंडिया में स्टे मानोगे। लेकिन सर जो क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप होता है ना, जो क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, इनके लिए कहता है जिस दिन आप शिप में बैठ रहे हो ना, उस दिन इंडिया के बाहर मान लो, और जिस दिन शिप से उतर रहे हो ना उस दिन भी इंडिया के बाहर मानो। मैंने क्या बोला? सुनो, सुनो, वापस सुनो। वापस, 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 वापस। कभी भी फ्लाइट आती है इंडिया में, आप फ्लाइट से उतरते हो तो जिस दिन उतरते हो उस दिन इंडिया में स्टे मानोगे। फ्लाइट जा रही है इंडिया से, जिस दिन जा रही है उस दिन भी इंडिया में स्टे मानोगे। टोटल फिगर्स ऐसे निकालोगे आप। लेकिन कभी भी अगर क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप की बात कर रहे हैं हम, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप की, तो इसमें क्या होता है, जिस दिन शिप इंडिया से निकल रही होती है तो वो आप इंडिया के बाहर मानोगे, और जिस दिन इंडिया आ रही होती है उस दिन भी इंडिया के बाहर मानने वाले हो। एक सवाल मेरा आपके सामने, स्क्रीन पे आओ, क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? मिस्टर आनंद इज एन इंडियन सिटीजन एंड मेंबर ऑफ क्रू ऑफ सिंगापुर बाउंड इंडियन शिप। सिंगापुर जाने वाली इंडियन शिप का मेंबर है। engaged in carriage of passenger in international traffic department from Chennai port, सर ऑन 6 जून 2024। ठीक है, 6 जून 2024 को निकला इंडिया से। The following details for previous year 24-25 determine the residential status of Mr. Anand for assessment year 25-26। stay in India, सर पिछले preceding 4 previous year का कितना है? 400 डेज का है। सर 400 डेज का क्या रेलेवेंट होता है? सर अगर क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप होता है तो अपने को स्टे इन 4 प्रीवियस ईयर मैटर ही नहीं करता, अपने को सेकंड कंडीशन देखनी नहीं होती है। अपने को सेकंड कंडीशन देखनी नहीं है, तो ये मेरे लिए पूरी इर्रेलेवेंट सी बात हो गई। तो जो क्वेश्चन मेरे साथ नहीं कर रहा, देखो होता है स्टूडेंट्स ना फोकस नहीं करते क्वेश्चन आंसर्स पे, करते चलो मेरे साथ, बता रहा हूँ, मेरे साथ करते चलो। लाइव वाले तो चलो कर रहे हो, जो रिकॉर्डेड आगे चल के देखेंगे ना उनको भी बोल रहा हूँ कि देखो फोकस करो, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो जिस दिन एंटर हुआ सर, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट मिला फॉर ज्वाइनिंग, सर इसको इंडिया के बाहर मानेंगे। और सर जिस दिन वापस इंडिया में आया सर, वापस सर 9 दिसंबर 2024 को इंडिया वापस आया सर, इसको भी इंडिया के बाहर मानेंगे। तो कितने कितने दिन इंडिया के बाहर हो गया सर? 6 जून को गया है। 6 जून को गया है, क्या मैं कह सकता हूँ सर जून में 24 डेज के लिए इंडिया के बाहर हो गया? सर बताओ, 6 जून में 1 2 3, हाँ 25 डेज के लिए इंडिया के बाहर हो गया। जून में 25 डेज के लिए इंडिया के बाहर हो गया, कह सकता हूँ क्या मैं? जून में 25 डेज के लिए, क्योंकि सर 1 से लेके 5 तक इंडिया का रेसिडेंट था, लेकिन बाकी दिन तो इंडिया के बाहर चला गया, तो पूरा जून के 25 दिन इंडिया के बाहर हो गया। जुलाई के पूरे-पूरे 31 डेज इंडिया के बाहर। सर अगस्त के 31 डेज इंडिया के बाहर। सितंबर के 30 डेज इंडिया के बाहर। अक्टूबर के अक्टूबर के सर 31 डेज इंडिया के बाहर। नवंबर के 30 डेज इंडिया के बाहर, और दिसंबर के कितने दिन इंडिया बाहर है सर? 9 दिसंबर को आया ना, यानी क्या मैं कह सकता हूँ सर दिसंबर के 9 डेज इंडिया के बाहर है। सर कितने दिन इंडिया के बाहर रहा वो पर्सन? 25 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 9, सर इंडिया के बाहर कितना रहा? 187 डेज इंडिया के बाहर रहा है। सर यानी इंडिया में कितना रहा कैसे निकालेंगे? सर अगर 365 डेज साल भर में है, जिसमें से 187 वो बाहर रहा है, तो इंडिया में रहा कितना वो? इंडिया में स्टे कितना सर? 178 डेज तो कुल स्टे किया उसने। नहीं सर, फर्स्ट कंडीशन भी पिट गई इसमें, फर्स्ट कंडीशन भी फुलफिल नहीं हुई, और सर वो पर्सन नॉन रेसिडेंट बन जाए। इवन दो वो सेकंड कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, लेकिन सर इस केस में सेकंड कंडीशन तो आपको देखनी ही नहीं है। क्या ये मुद्दा आपको समझ में आया? 178 days stay in India is less than 182 days, therefore he is not resident। बताओ इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत? इस पॉइंट में किसी को दिक्कत? इस पॉइंट में किसी को दिक्कत? बताओ। क्लियर है सर? ये अभी का मैसेज भेजा, पहले का है, पता ही नहीं है। क्या इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो तीसरी कंडीशन पे भी आ जाए, तीसरी कंडीशन पे। सर क्या पढ़ रहे हैं हम? वापस एक बार वापस देखो इधर।
सर हम पढ़ के आ रहे हैं। सर रेसिडेंट ऑफ इंडिया 182 डेज और मोर रह लिया तो रेसिडेंट हो जाएगा। सर या फिर 60 डेज और 365 डेज, सर ये इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल कर ली रेसिडेंट बन जाएगा। सर एडिशनल कंडीशंस क्या देखनी पड़ती है? 7 आउट ऑफ 730 डेज आउट ऑफ 7 प्रीवियस ईयर, 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर और 2 इयर्स का रेसिडेंट आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। सर ये 4 कंडीशन अब तक हमने सीखी हैं। सर इसके अलावा हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो सेकंड कंडीशन होती है सर, ये 3 केसेस में अपने को नहीं देखनी होती। पहली केस सर, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से जा रहा है तो उस केस में नहीं देखनी अपने को सेकंड कंडीशन। उसके अलावा सर अगर कोई क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप है तो इसमें भी सेकंड कंडीशन नहीं देखनी पड़ती। हम कहाँ खड़े हैं पता होना चाहिए आपको, इसलिए वापस बार-बार रिवाइज करवा रहा हूँ। सर थर्ड कंडीशन क्या है? थर्ड कंडीशन क्या है? सुनना। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन विजिटिंग इंडिया ओ विजिटिंग इंडिया एंड whose total Indian income is up to 15 lakh rupees। यानी सर अगर कोई भी इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, इंडिया के बाहर रह रहा है, सर कहीं पे बाहर रह रहा है, सर सिटीजनशिप इंडिया की ले सकता है? राइट आंसर है ले सकता है। मैंने बोला सर सिटीजनशिप को और रेसिडेंशियल स्टेटस को अलग-अलग रखना है। सर हो सकता है कि इंडिया का सिटीजन हो, बाहर रह रहा हो, यूएसए में रह रहा हो, इंडियन सिटीजन हो। सर अगर वो इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है ना, अगर वो विजिट में आ रहा है ना और उसकी इंडियन इनकम, इंडिया की इनकम 15 लाख तक की है, तो उस केस में आप उसकी सेकंड कंडीशन नहीं देखोगे। अगर वो फर्स्ट कंडीशन के कारण रेसिडेंट बन जा रहे हो तो रेसिडेंट मानोगे, अदरवाइज सर आप नॉन रेसिडेंट मानने वाले हो। क्या ये पॉइंट समझ में आया? यानी सर मैंने क्या बोला, इन 3 केसेस में आपको सेकंड कंडीशन नहीं देखनी होती। सर कौन-कौन से 3 केसेस? सबसे पहले अगर कोई इंडिया छोड़ रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए। सेकंड चीज़, अगर कोई भी क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप है, उस केस में भी सेकंड कंडीशन नहीं देखनी। और थर्ड चीज़ क्या होता है, सर अगर कोई भी इंडियन सिटीज़न है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, जो कि इंडिया विज़िट पे आ रहा है और विज़िट पे आते टाइम उसकी टोटल इनकम, सर टोटल इंडियन इनकम 15 लाख तक की है, तो उस केस में तो सेकंड कंडीशन नहीं देखनी होती है। गॉट दिस पॉइंट और नॉट? सर इसमें मुद्दा क्या आता है सर, एक होता है इंडियन सिटीज़न। इंडियन सिटीज़न आज मैं तुमको बता देता हूँ, इंडियन सिटीज़न होता क्या है? इंडियन सिटीज़न क्या होता है? सर वर्सेस इंडियन सिटीज़न और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सर इंडियन सिटीज़न मतलब क्या होता है? सर जिसको सिटीज़नशिप मिली हुई है। सिटीज़नशिप कैसे मिलती है? सर अगर आप 1976 से पहले इंडिया में पैदा हुए हो, बोर्न इन इंडिया, तो आप इंडियन सिटीज़न हो। रिलेवेंट है क्या एग्ज़ाम के लिए? नहीं, बिल्कुल रिलेवेंट नहीं, सिर्फ ज्ञान दे रहा हूँ, इग्नोर कर सकते हो अगर जिसको सुनना नहीं है। रिलेवेंट नहीं है, एग्ज़ाम में कभी नहीं पूछेगा, सिलेबस में भी नहीं है, सिर्फ ज्ञान दे रहा हूँ मैं ये। सर अगर 1976 से लेके 2008 तक अगर आपके कोई भी पेरेंट्स, मम्मी और पापा इंडियन सिटीज़न है, प्लस यू आर बोर्न इन इंडिया, तो फिर उस केस में यू आर सिटीज़न ऑफ इंडिया। सर लेकिन 2008 के बाद क्या हो गया? सर बोथ पेरेंट्स बोर्न इन इंडिया, सॉरी बोथ पेरेंट्स सिटीज़न ऑफ इंडिया, बोथ पेरेंट्स सिटीज़न ऑफ इंडिया प्लस यू बोर्न इन इंडिया, आप बन जाते हो सिटीज़न। यानी सर आप सिटीज़न ऐसे बनते हो, बर्थ से बन जाते हो सिटीज़नशिप। इंडिया में सिटीज़नशिप बर्थ से आती है। 1976 से पहले सिर्फ आप पैदा हो गए इंडिया में सिटीज़न बन गए। 1976 से लेके 2008 तक अगर आप इंडिया में पैदा हो रहे हो, प्लस आपके पेरेंट्स में से कोई भी एक पेरेंट अगर सिटीज़न है तो आप भी सिटीज़न बन जाओगे। सर 2008 के बाद क्या हो गया कि आपके दोनों पेरेंट्स इंडिया में सिटीज़न होने चाहिए और आप इंडिया में पैदा हो रहे हो तब जाके आप सिटीज़न कहलाओगे, अदरवाइज़ आप सिटीज़न नहीं कहलाओगे। सर लेकिन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है? सर जिसके पेरेंट्स एनी पर्सन
पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स, एंड भी नहीं, और ग्रैंड पेरेंट्स वर born in undivided India, whose any parents, मतलब अगर सर मेरे पेरेंट्स या फिर मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे पापा मम्मी, मेरे दादा दादी, मेरे नाना नानी, सर कोई भी अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुआ है ना, तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाते हैं सर। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या होता है, इसके दो बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है सर। ऋषि सुनक, सर ऋषि सुनक, अगर आप ऋषि सुनक का एग्जाम्पल देखोगे ना, तो ऋषि सुनक के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे ना, ग्रैंड पेरेंट्स सर, वो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, यानी प्रेजेंट डे पाकिस्तान। लेकिन वो जब पाकिस्तान नहीं बना था, वो अनडिवाइडेड इंडिया था, वो पूरा कंसोलिडेटेड इंडिया था। तो क्या होता है सर, उसके पेरेंट्स इंडिया, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, ग्रैंड पेरेंट्स। तो इसलिए जो ऋषि सुनक है ना, उसको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बोला जाता है, यानी भारतीय मूल का इंसान। सर जैसे कि कमला हैरिस, कमला हैरिस, सर कमला हैरिस की अगर पेरेंट्स की बात करूं, तो पेरेंट्स में जो पापा है ना उनके, सर पापा वो यूएस सिटीजन है, और सर जो मम्मी है ना, मम्मी, सर वो पहले इंडियन सिटीजन थी, सर उन्होंने अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी, सर उसके अलावा, सर लेकिन बॉर्न इन इंडिया थी। तो सर अगर कोई भी पापा या मम्मी, दादा या दादी अगर इंडिया में पैदा हुए हैं, तो आप कहीं पे भी हो जाओ, आप बन जाओगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सर कमला हैरिस भारतीय मूल की लेडी है। दिस इज व्हाट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इम्प्लाइज। सर ये क्यों बता रहा हूँ, सर कहता है अगर कोई भी इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर इंडिया विजिट कर रहा है, और उसकी टोटल इंडियन इनकम अगर 15 लाख तक की है ना, तो फिर उस केस में हमको सेकंड कंडीशन नहीं चेक करनी, अपने को सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंडीशन चेक करके चलनी है। मुद्दा समझ में आया क्या हो रहा है? मुद्दा समझ में आया? थोड़ी और टेक्निकलिटी में घुसूंगा भी मैं इसकी, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए समझ में आना, क्योंकि आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट पे टेस्ट करेंगे आपको रेसिडेंशियल स्टेटस में। वापस आओ, वापस वापस क्वेश्चन बैंक में, क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। ब्रेटली वाला क्वेश्चन कहता है सर, ब्रेटली हर प्रीवियस ईयर में 100 साल के 100 दिन के लिए इंडिया में आ रहा है। सर कह रहा है क्या आपका आंसर बदलेगा अगर ब्रेटली के बदले मिस्टर श्रीनाथ होते, जो कि इंडियन सिटीजन होते, सर ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, सर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर अगर इंडियन सिटीजन इंडिया विजिट पे आ रहा है, अगर इंडियन सिटीजन इंडिया विजिट पे आ रहा है, किसी भी काम के लिए इंडिया में विजिट पे आ रहा हो, अपने को सेकंड कंडीशन नहीं देखनी, अपने को सेकंड कंडीशन नहीं देखनी। सर फर्स्ट कंडीशन 182 डेज स्टे कम है, सर ये फ्लैट नॉन रेसिडेंट बन जाएगा, इसलिए आंसर में आपको नॉन रेसिडेंट मिलने वाला है, इसलिए आपको नॉन रेजिडेंट आंसर में मिलने वाला है। सर इसमें तो लोगों का सवाल आ सकता है, सर उसकी इनकम तो पता ही नहीं अपने को, हमको उसकी इनकम पता ही नहीं है, उस पर भी चर्चा करूंगा आगे चल के, वो कल के दिन का मुद्दा होगा। अभी बताओ क्या ये पॉइंट समझ में आया? मुझे सिर्फ यशपाल का क्लियर आया है, बाकी बताओ बाकी लोगों को आया कि नहीं आया? सर हमको कैसा पता चलेगा, इस क्वेश्चन में तो कहीं मेंशन किया ही नहीं हुआ है कि उसकी इनकम 15 लाख से कम की है। अगर 15 लाख से ज्यादा इनकम हो गई तो, अगर 15 लाख से ज्यादा इनकम होगी तो क्या करेंगे? हमको तो कहीं मेंशन किया ही नहीं है इसने। आप दोनों आंसर देके आओगे, अगर 15 लाख से ज्यादा इनकम है तो क्या होगा, 15 लाख से इनकम कम है तो क्या होगा। सर उसका जवाब मैं आपको आगे वाले सेशन में दूंगा। भैया बोलो तो आगे वाला भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट और पढ़ा दूं आज के दिन, एक इंपॉर्टेंट पार्ट बहुत सुंदर सा और पढ़ा दूं। मुझे जल्दी से बताओ क्या एक इंपॉर्टेंट सा पार्ट पढ़ा दूं अभी बहुत सुंदर सा। जवाब थम्स अप करके दे देना, ठीक है? वो थम्स अप वाला इमोजी रहता है ना, वो दे देना। वो भरे भरे एक चैट बॉक्स अच्छे लगता है यार। चलो इधर देखो, इधर देख लो सर, देख ही लो आज, आज इतना फोकस में बैठे हुए हैं तो देख ही लो आज ये भी।
सर मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं क्लास में देखो 50 बार एक ही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठे। तो ध्यान से फ़ोकस यहीं रखो। क्या बोल रहा हूँ सर? सर आपको 2 कंडीशंस रहती है सर, 6-1 में 2 कंडीशंस हैं। सर 182 डेज़ और मोर इन प्रीवियस ईयर, 182 डेज़ और मोर इन प्रीवियस ईयर। सर और 60 डेज़ और 365 डेज़। 60 डेज़ इन प्रीवियस ईयर, 365 डेज़ इन 4 प्रीवियस ईयर, 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। ये कंडीशंस होती हैं। सर ये बेसिक कंडीशन हो गई। सर सेकंड कंडीशन अपने को 3 केसेस में नहीं देखनी होती, 3 केसेस में नहीं देखनी होती। 3 केसेस कौन-कौन से? सर पहला केस कौन-सा होता था? सर अगर कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया से जा रहा है, तो दूसरा क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप प्लस इंडियन सिटीजन प्लस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर है इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, प्लस सर टोटल इंडियन इनकम, सर इंडियन इनकम इज इंपॉर्टेंट, टोटल इंडियन इनकम इज अप टू 15 लाख। सर इन 3 केसेस में अपने को सेकंड कंडीशन नहीं देखनी होती। एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ मेरे को, सर इस थर्ड कंडीशन में अगर सर टोटल इंडियन इनकम 15 लाख से ज़्यादा चलेगी क्या होगा? सर व्हाट इफ टोटल इंडियन इनकम ऑफ सच सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एक्सीड्स 15 लाख, क्या होगा तब सर? 15 लाख, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या होगा? क्या कर सकता हूँ अगर 15 लाख क्रॉस हो जाएगी तो क्या करूंगा मैं? सर वैसे मैं सेकंड कंडीशन नहीं चेक करूंगा, अगर वो सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है और सर टोटल इनकम 15 लाख तक की है तो मैं सेकंड कंडीशन नहीं चेक करूंगा। लेकिन अगर 15 लाख क्रॉस कर गई तो फिर क्या करूंगा? बट ऑब्वियस सी बात है ना सर, बट ऑब्वियस सी बात है सर, 182 डेज वाली कंडीशन, 365 डेज वाली कंडीशन, ये चेक करूंगा मैं। आई विल चेक दिस कंडीशन, आई विल चेक दिस कंडीशन। यस, परफेक्ट युक्ति, चेक करेंगे, करेंगे, यस करेंगे। फर्स्ट कंडीशन भी चेक करेंगे, सेकंड कंडीशन भी चेक करेंगे अगर टोटल इंडियन इनकम 15 लाख से ऊपर चली गई तो। लेकिन यहाँ पे कैच है, सरकार बोलती है आपको ना जो 60 डेज है ना, 60 डेज को 120 डेज मान के चेक करना है। सिर्फ और सिर्फ इस इंसान के लिए। अगर कोई भी इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिया विजिट कर रहा है, टोटल इंडियन इनकम 15 लाख से ज्यादा की है, तो आप सेकंड कंडीशन चेक करोगे, लेकिन सर 60 डेज नहीं मान के 120 डेज मान के चेक करोगे आप उसको। एंड एक और मजे की बात बताऊं, और मजे की बात बताऊं, सर अगर इस कंडीशन के कारण वो रेसिडेंट बन रहा है, तो आप एडिशनल कंडीशन चेक करोगे, एडिशनल कंडीशन चेक करोगे, अगर इस कंडीशन का रेसिडेंट बन रहा है ना, रेसिडेंट बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, तो उसको आंख बंद करके रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट आप मान लोगे, आंख बंद करके मान लो। वेलकम टू सीए इंटरमीडिएट, वन ऑफ द ट्रिकीस्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, पहले दिन में ही हमने टैकल कर दिया। वेलकम टू सीए। क्या समझ में आया ये पॉइंट? सर समझ में तो आ रहा है, ऐसा तो है नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, अपने को सब समझ में आ रहा है, लेकिन वो ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, लग रहा है क्वेश्चन आएगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा, क्वेश्चन आएगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा। आ जाओ वापस, अब उस श्रीनाथ वाले क्वेश्चन पे वापस आते हैं। सर क्या कह रहा है? ब्रिटली था, 100 दिन के लिए इंडिया में आता था हर प्रीवियस ईयर में, उससे पिछले 10 साल से ऐसे ही कर रहा है। असेसमेंट ईयर के लिए सर ब्रिटली तो नॉन आर एनओआर बन जाएगा। सर कहता है क्या श्रीनाथ अगर है, अगर श्रीनाथ, अगर उसके बदले ब्रिटली के बदले कोई पर्सन श्रीनाथ होता तो सर उस केस में क्या होता? सर क्या मानते? सर अगर श्रीनाथ 100 दिन के लिए इंडिया में आ रहा है, 100 दिन के लिए इंडिया में आ रहा है, तो ये डिपेंड करता है ना कि उसकी इनकम ग्रेटर देन 15 लाख है या लेसर देन 15 लाख है। इसके ऊपर ये डिपेंड करता है ना कि ग्रेटर देन 15 लाख है कि लेसर देन 15 लाख है। अगर सर लेसर देन 15 लाख है तो हम सेकंड कंडीशन नहीं चेक करने वाले। सेकंड कंडीशन अगर हम नहीं चेक कर रहे तो सीधी सी बात है वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा, सीधी सी बात है वो नॉन रेजिडेंट बन जाएगा। सर लेकिन अगर ग्रेटर देन 15 लाख है तो अपने को सेकंड कंडीशन तो चेक करनी पड़ेगी ना, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन अपने को चेक करनी पड़ेगी, फर्स्ट भी चेक करनी पड़ेगी। सर फर्स्ट कंडीशन क्या होती है? 182 डेज, सर ये फुलफिल नहीं हो रही है।
सेकंड कंडीशन चेक करनी पड़ेगी सर 60 डेज, 365 डेज, 60 डेज को बदले 120 डेज करना पड़ेगा। सर ये कंडीशन भी फुलफिल नहीं हो रही है, यानी सर दोनों ही केसेस में ये नॉन रेसिडेंट बन जाएगा, मिस्टर श्रीनाथ नॉन रेसिडेंट बने। बताओ, समझ में आया क्या गजब जादूगरी हो रही है यहाँ पे? कंफर्ट आ जाएगा, मैं बताऊँ इतने सारे क्वेश्चन है इसके कि कंफर्ट आ ही जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ? कंफर्ट वगैरह की अभी चिंता मत करो, कंफर्ट मैं दिला दूँगा तुमको। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, समझ में तो आ रहा है। यस सर, आ रहा है। परफेक्ट। अब थर्ड पार्ट में जाओ। वुड योर आंसर चेंज अगर मिस्टर श्रीनाथ 120 दिन आ रहे हैं इंडिया में इंस्टेड ऑफ 100 डेज एवरी ईयर इन प्रीवियस ईयर 24-25? सर सबसे पहले सवाल को जब भी एड्रेस करो पहले ये पहचानना है आपको, सर क्या वो इंडियन सिटीजन है या नहीं है। अगर इंडियन सिटीजन है, यस इंडियन सिटीजन है ना, सर अपने को देखना पड़ता है टोटल इनकम 15 लाख से कम है कि नहीं है। टोटल इनकम, टोटल इंडियन इनकम सर 15 लाख से कम है कि नहीं है या ज्यादा है। सर अगर टोटल इंडियन इनकम 15 लाख से कम की है ना, लेसर देन 15 लाख है, इधर इधर इधर, अगर इंडियन सिटीजन है सर, प्लस टोटल इनकम, टोटल इंडियन इनकम, अगर ये 15 लाख से कम की है, 15 लाख से कम की है, तो आप सेकंड कंडीशन को चेक ही नहीं करते, सेकंड कंडीशन को चेक ही नहीं करते हो आप। सेकंड कंडीशन नहीं चेक करोगे आप, फर्स्ट कंडीशन चेक करोगे। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है सर, फर्स्ट कंडीशन में ग्रेटर देन 182 डेज देखना होता है। यहाँ सर हर साल में 120 डेज के लिए आ रहा है, तो इस केस में क्या बन जाएगा सर, ये नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है इसलिए नॉन रेसिडेंट बन जाएगा। सर लेकिन अगर ग्रेटर देन 15 लाख है, अगर इनकम ग्रेटर देन 15 लाख रुपए, तब क्या करने वाले हैं हम? तब सर अपने को ना फर्स्ट कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी और सर सेकंड कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी। फर्स्ट कंडीशन क्या 182 डेज से ज्यादा स्टे कर रहा है? सर नहीं कर रहा ही है। तो सेकंड कंडीशन क्या 63 65? सेकंड कंडीशन चेक करते टाइम सर 120 करना पड़ता है। क्या 120 डेज स्टे कर रहा है? राइट आंसर है सर 120 स्टे कर रहा है ये। क्या 365 स्टे कर रहा है? राइट आंसर सर 365 भी स्टे करेगा। सर कैसे पता चला? सर हर साल 120 दिन रह रहा है तो पिछले 4 सालों में 365 डेज ज्यादा तो रहेगा ना। यानी सर सेकंड कंडीशन फुलफिल कर रहा है ना, एंड बिकॉज़ ऑफ दिस सेकंड कंडीशन ये रेसिडेंट बन रहा है ना, तो आप बाय डिफॉल्ट इसको आर मानने वाले हो। दिस इज द लेवल ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क इन सीए इंटरमीडिएट, इसलिए सर कंफर्ट मेरे ऊपर छोड़ दो, कंफर्ट मैं दिला दूंगा। बस आप बताओ समझ में आया कि नहीं आया सर, क्या बात कर रहे हैं हम? एक बार रीड भी कर लेते हैं आंसर में उसने क्या ज्ञान दे रखा है। एक बार रीड कर लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? इन दी अबव फैक्ट्स अगर श्रीनाथ के ऊपर होते जो कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है और इंडिया में विजिट के लिए आ रहा है, तो उसको क्या मानेंगे सर, रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया मानेंगे सर, किसी भी केस में नॉन रेसिडेंट ही मानने वाले हैं हम। समझ आया? इररिस्पेक्टिव ऑफ टोटल इनकम सर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टोटल इनकम सर उसको नॉन रेसिडेंट ही मानेंगे, क्योंकि सर वो फर्स्ट कंडीशन को तो फुलफिल कर ही नहीं रहा, सेकंड को भी नहीं करेगा, कभी भी नहीं करने वाला। सर लेकिन अगर कह रहा है श्रीनाथ की टोटल इनकम अगर फॉरेन इनकम के सोर्सेज को हटा के 15 लाख से ज्यादा जा रही है, अगर 15 लाख से ज्यादा चली गई, तो क्या करोगे आप, सेकंड कंडीशन चेक करोगे। सेकंड कंडीशन में 63 65 में तो 60 ना चेक करके 120 चेक करोगे, 120 फुलफिल कर रहा है, 365 भी फुलफिल कर रहा है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडियन इनकम? अभी फॉर द टाइमिंग मानो इंडियन इनकम मतलब इंडिया में कमाई हुई इनकम होती है, उसमें मैं चर्चा करूंगा इंडियन इनकम के बारे में। इंडियन इनकम फॉरेन इनकम हमारे टॉपिक चैप्टर के 3 ही पार्ट्स तो हैं। चैप्टर के 3 ही तो पार्ट्स है, रेजिडेंशियल स्टेटस, इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम, 3 ही तो इनकम चीजें पढ़नी है अपने को। बहुत डिटेलिंग में कल के दिन में, परसों के दिन में, 2 दिन 3 दिन सिर्फ इंडियन इनकम ही पढ़नी है अपने को। सर इस केस में अगर श्रीनाथ की इनकम 15 लाख से ज्यादा की है तो हम सेकंड कंडीशन फुलफिल चेक करेंगे। सेकंड कंडीशन के कारण सर अगर वो रेसिडेंट बन रहा है तो उसको हम बाय डिफॉल्ट ना रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट ट्रीट करने वाले हैं। He would be treated as resident but not ordinary resident। और सर कहता है इनकम अगर 15 लाख से कम चली गई तो उसको क्या मानेंगे, उसको नॉन रेजिडेंट उस केस में मान लेंगे। जो हमने सॉल्व किया वैसा वैसा इसने जवाब दे दिया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाता है। बस मुझे चाहिए आपका कंफर्ट इस टॉपिक में। मैं एक बार कंसेप्ट वापस रिवाइज करवा रहा हूँ, कल के दिन में हम पहले क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। अगर आपको अभी मन कर रहा है और थोड़ा एनर्जी है सॉल्व करने की तो हम क्वेश्चंस को थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, बट आई गेस आज का सेशन सफिशिएंट चला जा चुका है। एक बार जो मैं लिख रहा हूँ स्क्रिबल करो मेरे साथ, स्क्रिबल करते चलो, जैसा मैं स्क्रिबल कर रहा हूँ वैसा करते चलो। क्या कह रहा है सर, रेसिडेंशियल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 6 1 की 2 बेसिक कंडीशन रहती है, 2 बेसिक कंडीशन। सर 2 बेसिक कंडीशंस कौन सी होती हैं?
सर पहला, सर स्टे ग्रेटर देन 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, और सर ग्रेटर देन 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज और मोर इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। सर उसके अलावा एडिशनल कंडीशंस क्या होती है? एडिशनल कंडीशंस, तो स्क्रिबल करते जाया करो ना यार, मेरे साथ स्क्रिबल करते चलो ना। प्लीज स्क्रिबल करते चलो, दोनों हाथ को जोड़ के सविनय नम्र निवेदन है, विनती है, स्क्रिबल करते चलो, दिमाग में रिटेंशन रहता है। सर एडिशनल कंडीशंस, सर एडिशनल कंडीशंस सर दो होती है, दोनों चेक करनी होती है। सर कौन सा? सर 730 डेज और मोर इन 7 preceding previous years and sir resident in 2 previous year out of 10 preceding previous years। सर ये जो सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन अपने को 3 केसेस में नहीं देखनी होती है। सर कौन-कौन से 3 केसेस? पहला केस होता है सर एम्प्लॉयमेंट के लिए अगर कोई इंडिया से जा रहा है, सर सेकंड कंडीशन में 360, 365 अपने को नहीं देखना है। सेकंड पर्सन अगर क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप है, तो उस केस में अपने को 60, 365 नहीं देखना है। द थर्ड कंडीशन, अगर कोई इंडियन सिटीजन है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, प्लस उसकी टोटल इंडियन इनकम सर अप टू 15 लाख है, तो सर उस केस में अपने को 60, 365 नहीं देखना है। सर बट अगर कोई इंडियन सिटीजन प्लस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उसकी टोटल इंडियन इनकम ग्रेटर देन 15 लाख चली गई, तो उस केस में अपने को फर्स्ट एंड सेकंड चेक करना है। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों चेक करनी पड़ेगी। फर्स्ट कौन सी? 182 चेक करनी ही पड़ेगी सर, उसके अलावा 60, 365 भी चेक करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें 60 के बदले आप क्या करने वाले? 120 डेज करने वाले। इसमें क्या हमने बोला? अगर वो 182 डेज रहने के कारण रेसिडेंट बन रहा है ना, तो आप एडिशनल कंडीशंस को चेक करोगे। एडिशनल कंडीशंस टू बी चेक, अगर सर इसके कारण रेसिडेंट बन रहा है ना, तो आप एडिशनल नहीं चेक करोगे सर, वो डीम्ड रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा, डीम्ड RNOR बन जाएगा। सर हमने एक छोटी सी और चर्चा की थी, सर क्या कभी भी अगर कोई फ्लाइट इंडिया आ रही है, फ्लाइट इंडिया आ रही है, एंट्री डे एंड एग्जिट डे इज स्टे इन इंडिया, बट अगर कोई क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप है, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप है, तो शिप में सर एंट्री डे एंड एग्जिट डे इज स्टे आउटसाइड इंडिया, इज स्टे आउटसाइड इंडिया। आज के दिन में जो भी पढ़ा उसका सार है 1 मिनट में। चीजें बहुत सारी होती है इनकम टैक्स में, समेटना बस होता है अपने को। जितना अच्छा तरीके से हम समेट पाएंगे, उतना बेहतर तरीके से इनकम टैक्स एग्जाम में याद होगा, उतना अच्छा तरीके से समझ में आएगा, उतना अच्छे तरीके से मजा आएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आपको क्या करना है आज के दिन में? इसको रिवाइज करना है। लेट मी चेक, अगर कोई क्वेश्चन होमवर्क में जा सकता है तो दे सकूं। आई डोंट थिंक अभी क्वेश्चन कोई होमवर्क में जा सकता है। अभी फॉर द टाइमिंग आप होमवर्क को इग्नोर करो। आपको फर्स्ट चैप्टर में होमवर्क दूं क्या? मैं कुछ क्वेश्चंस करोगे क्या होमवर्क में फर्स्ट चैप्टर में? फर्स्ट चैप्टर में करोगे क्या होमवर्क में, कि मैं करवाऊँ? क्योंकि क्वेश्चंस ना ऐसा है कि जो हमने कंसेप्ट पढ़ा हुआ है थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, जो हमने क्लास में एग्जांपल लेके कर लिया ना, वही वही सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो कर ही लो यार, फर्स्ट चैप्टर के भी कुछ क्वेश्चंस कर लो। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में कर सकते हो आप। फर्स्ट चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4। मन से दे दो, और मन से देना तो दे दूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चैप्टर कंप्लीट भी तो करना है ना अपने को। ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ है, अगर आप क्लास में देखोगे ना, हमने एग्जाम्पल में 16 लाख की इनकम लेके ही ये सारे केसेस कराए हुए थे। तो हम मैंने क्लास में मन से ही करवाए थे, क्वेश्चन देख के ही मन बनाया था मैंने करवाने का। तो ये क्वेश्चन आपको जो किया हुआ है ना क्लास में, सेम वही क्वेश्चन है। सर मार्जिनल रिलीफ का बहुत ही सिंपली सा क्वेश्चन है, जो मैंने 51 लाख का क्लास में लिया हुआ था, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। उसके अलावा तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। 3 क्वेश्चन है, बड़े चिंदी चिंदी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7। ये पूरा पीडीएफ में एलएमएस पे अपलोड कर दूंगा, एलएमएस एज एन ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9। ये कुछ और जा रहा है क्या? नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 कर लेना, 11 कर लो।
सब मिला के क्वेश्चन को सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ना आपका 15 मिनट ज़्यादा नहीं लगने वाला। बाकी एसएससी वगैरह की जो डेफिनिशन है सर, ये सब एग्ज़ाम में आपसे नहीं पूछने वाला। आपको मन करे तो कर लेना, नहीं तो इसको काट भी सकते हो। ये जो इंस्टेंसेस थे, कब प्रीवियस ईयर कोई असेसमेंट ईयर बना देंगे, इतनी बार पढ़ चुके हैं कि याद ही हो जाता है अब तक तो ये। तो ठीक है, 3 क्वेश्चन कर लो, बहुत है, इससे ज़्यादा मत करना, कुछ भी ज़रूरत नहीं है। कोशिश करके हम क्लास में काफ़ी हद तक सॉल्व कर लेंगे, ताकि आपको घर में मेहनत कम करनी पड़े। मेरे साथ आए हो तो मैं पूरा करवा दूँगा आपको, जितना कोशिश करूँगा ना मैं क्लास में करवाने का, ठीक है? तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कोई अगर मन में सवाल हो, संशय हो, कोई डाउट हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड या बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड, आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू। बाकी इस सब्जेक्ट का बनेगा नहीं डाउट कई बार, तो शायद मैं बाकी फैकल्टी से कंसर्न करवा के आपको क्लियर करवा सकता हूँ। बाकी हमारी फैकल्टीज़ बहुत एक्टिव है, सारे सभी लोग डाउट बहुत क्लियरली लेते हैं। इनकम टैक्स से रिलेटेड ध्यान देना, आपका कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मन में कोई भी संशय, डाउट आ रहा है, तो मुझसे ज़रूर सेम डे पूछ लिया करो, नेक्स्ट डे पूछ लिया करो। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि जब मैं आगे चल के कोई दूसरे टॉपिक में आऊँ, तो आप रेसिडेंशियल स्टेटस का डाउट पूछो। फिर बैकलॉग क्रिएट होता चलेगा और आपको दिक्कत ज़्यादा आएगी। तो फॉर दैट मैटर रेगुलर डाउट पूछते रहो, डाउट्स के लिए बैठे हुए हैं। उसके अलावा कोई कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आ रही है, उसके लिए भी हम बैठे हुए हैं। अगर बुक्स वगैरह की कोई दिक्कत आ रही है, बुक्स आई गेस आपके यहाँ डिलीवर डिलीवर तो नहीं, लेकिन हाँ, यहाँ से डिस्पैच हो जानी चाहिए 1 आध दिन में। तो आपको डिस्पैच हो गई है, तो आपको मिल भी जाएगी, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी आपको मिल गई होगी, हार्ड कॉपी भी शायद भेज दी गई होगी, पहले 3 चैप्टर की। तो ठीक है, मिलते हैं कल के दिन, सेम एनर्जी, एक्साइटमेंट एंड एंथुसियाज़्म रखो। कोई सवाल हो, कमेंट सेक्शन में लिखो। बाकी मैं 1 मिनट के अंदर ये स्ट्रीम क्लोज़ कर दूँगा। कैसा लग रहा है इनकम टैक्स, एक बार रिव्यू बताओ ना? इनकम टैक्स जैसा उम्मीद किया था और जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ, क्लास फ्रेंडली लग रही है कि नहीं? क्लास में मज़ा आ रहा है कि नहीं? एक बार थोड़ा रिव्यू देके जाओ ना, सो दैट वी कैन इम्प्रूव एवरी टाइम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू चलो सबको थैंक यू। आई एम ओपन टू फीडबैक एनी टाइम, अगर आपको कुछ लग रहा है कि नहीं सर क्लास थोड़ी-सी बोरिंग हो जाती है कभी, या क्लास में ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, तो कैसा क्या कर सके? आई विल टेक फीडबैक एंड वी विल एक्ट अकॉर्डिंगली, ठीक है? तो चलो सर 4 सेशन ले लिए, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है अपने को। अभी मन भी नहीं है, अब सीधे घर जाके अब अपने को सोना है 2-3 घंटे। तो चलो ठीक है, हैव अ ग्रेट टाइम। अगर कोई ओपिनियन है पर्सनल इन पर्सन देना हो, चैट बॉक्स में नहीं लिखना हो आपको, तो मेरे को पर्सनली मैसेज दे सकते हो आप। आई विल रिप्लाई यू। नंबर मैंने शेयर किया हुआ है, ठीक है?